नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के आने वाली बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न का महामैराथन वीडियो है ये। इसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, संभावित प्रश्न जो आपके परीक्षा में आ सकने के पूर्ण चांसेस हैं, उनको आपको कराया जाएगा। कक्षा 12 के सभी छात्रों के लिए है, आप किसी भी बोर्ड से हो। आपको यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न अध्याय 1 से 16 तक जितने भी संभावित प्रश्न हैं पूछे जा सकने की, जिनकी संभावना अधिक से अधिक है, उनको मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको सॉल्व कराऊंगा। ये एक महामैराथन क्लास होगा लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए। कुछ राज्यों में लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के पूछे जाते हैं और कुछ राज्यों में लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के पूछे जाते हैं। तो सभी राज्यों के लिए, आप किसी भी राज्य से हो, आप इसको जरूर पढ़िएगा। अगर आपने ये वीडियो पढ़ लिया, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको समझाया जाएगा, अगर आपने समझ लिया, ऐसा कोई भी लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं होगा जो आप कर ना सको। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को क्लोन क्यों कहते हैं। तो अलैंगिक जनन, बताइए अलैंगिक जनन में कितने जनक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, एक जनक की आवश्यकता होती है। जैसे अमीबा है, तो भैया जो अमीबा का डीएनए होगा वही तो इनकी संतान में जाएगा, क्योंकि इसमें कोई नर और मादा तो आ नहीं रहे हैं, केवल एक जनक से नए संतान बन रहे हैं। तो जो डीएनए होगा इस जनक का, जो डीएनए होगा इस जनक अमीबा का, वही डीएनए होगा इनकी संतान में। तो जब डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं आया, और डीएनए ही शरीर संरचना का निर्माण, कार्यात्मक क्रियात्मक लक्षणों का निर्माण यही करता है, तो जो शरीर, जो स्वरूप, जो क्रियात्मक लक्षण इसमें उत्पन्न होंगे वही उनके संतान में उत्पन्न होंगे। यानी ये अपने जनक के एकदम हूबहू नकल होंगे, एकदम समान होंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा इनके बीच। ऐसे संतानों को क्लोन कहा जाता है। क्लोन का मतलब ही होता है एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, तो देख लीजिए, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, अतः संतान में केवल एक ही जनक के आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण जनक के बिल्कुल समान होता है जो संतान होता है, और आनुवंशिक पदार्थ व लक्षण अपने जनक के समान होता है। इसलिए अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियों को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन को पौधों में क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन को पौधों में कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अच्छा, अलैंगिक जनन किसमें होता है? अलैंगिक जनन ज्यादातर एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे मोनेरा सदस्य के प्राणियों में यानी जीवाणुओं में, प्रोटिस्टा सदस्य के प्राणियों में, जीवाणु नहीं प्राणियों में, कौन कौन से? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एटसेट्रा। साथ ही साथ बहुकोशिकीय पौधों में भी होता है, जैसा कि आपने पढ़ा है, आलू के कंद के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, अदरक के प्रकंद द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, प्याज के सल्क कंद के द्वारा उसका नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये बहुकोशिकीय पौधे होते हैं जिनमें भी कायिक जनन पाया जाता है। ये जीव 2 भागों में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देते हैं, और इन जीवों में कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि है, क्योंकि होता भी यही है, एक कोशिका है बीच से विभाजित होकर 2 कोशिका बना लेती है। तो चाहे इसको कोशिका विभाजन कहिए, चाहे इसमें अलैंगिक जनन कहिए, बात एक ही होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कायिक जनन क्या है या कितने प्रकार का होता है। अभी बताए हैं कायिक जनन किसमें होता है? पौधों में। पौधों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन का सही डिफिनेशन क्या है कि पौधे के, मात्र पौधे के किसी कायिक भाग द्वारा, यानी किसी पौधे के उसके जड़ द्वारा, उसके तने द्वारा, उसके पत्ती द्वारा किसी पौधे का निर्माण होता है, यही कायिक जनन कहलाता है। देख लीजिए, कायिक जनन क्या होता है? मात्र पौधे के कायिक अंगों द्वारा। कायिक अंग मतलब उसके शरीर के अंग, चाहे जड़ हो गया, चाहे तना हो गया, चाहे पत्ती हो गया, अगर उससे किसी भी नए पौधे का निर्माण होता है तो यह कायिक जनन कहलाता है। इस प्रकार से निर्मित पौधे की आकार की आनुवंशिकी अपने जनक के एकदम समान होता है, क्योंकि उसी के भाग से तो उत्पन्न हुआ है। ठीक, मात्र पौधे के समान होता है। मात्र पौधे का कायिक अंग कौन से हो सकते हैं? जो नए पौधे का निर्माण करता है, कायिक अंग कौन से हो सकते हैं? जड़ हो सकते हैं, तना हो सकता है, पत्ती होता है। इन्हें हम कायिक प्रवर्ध यानी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। दूसरा देख लिए, कायिक जनन कितने प्रकार से होता है? कायिक जनन 2 प्रकार से होता है। यदि स्वतः हो जाए तो उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहेंगे, जैसे आलू के कंद में स्वतः होता है, अदरक के प्रकंद में स्वतः नए पौधे का निर्माण हो सकता है, प्याज का जो सल्क कंद जो हम लाते हैं, काटते हैं, प्याज खाते हैं, उस प्याज को कुछ दिन घर में रख दो, नया पौधा निकलने लगेगा उससे। तो स्वतः जब होता है तब उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं, और जब हम लोग कराते हैं तो इसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। जैसे हम किसी घर पे गए, किसी दोस्त के घर पे, उसके यहाँ गुलाब का पौधा बड़ा सुंदर सा दिखा, हमने उसकी डंठल तोड़ लाए, अपने घर पे गमले में लगा लिए। आपने क्या किया? एक पौधे के कायिक अंग यानी तने को काट के अपने घर पे लगा के नया पौधा विकसित कर लिए, तो ये भी तो क्या कहलाएगा? कायिक जनन ही तो कहलाएगा, क्योंकि मात्र पौधे के कायिक भाग से आपने एक नया पौधा जन्म दिया है। तो ये कायिक जनन कहता है। लेकिन हमने उसमें हाथ लगाया है, मनुष्य का हाथ लग गया,
कृत्रिम शब्द जुड़ जाएगा, कृत्रिम कायिक जनन। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया युग्मक जनन किसे कहते हैं। किसी भी शब्द के आगे अगर जनन शब्द लग जाता है तो उसका मतलब उसका निर्माण। युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण। अब युग्मक भी दो प्रकार के होते हैं, नर में नर युग्मक शुक्राणु जिसे कहते हैं, मादा में मादा युग्मक जिसे अंडाणु कहते हैं। तो शुक्राणु जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, अंडाणु जनन के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। युग्मक जनन की क्रिया में नर जननांग में नर युग्मक और मादा जननांग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक कैसी कोशिका होती है? युग्मक आगुणित कोशिका होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निषेचन क्रिया क्या है, कितने प्रकार का होता है? देखिए अभी बताएं निषेचन प्रक्रिया क्या है। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, इससे क्या बनता है? युग्मनज बनता है ना। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इससे द्विगुणित n यहाँ से 2n युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से नया संतान बनता है, नया संतान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन क्रिया क्या है, कितने? हाँ यही बता चुके हैं। निषेचन क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संलयन को ही युग्मक संलयन या हम निषेचन कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक, इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसे सिनगामी भी कहा जाता है। अब निषेचन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। जब शरीर के बाहर निषेचन की प्रक्रिया हो, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक शरीर के बाहर अगर मिलते हैं, जैसे जल में मिलते हैं, तब उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे मेंढक में होता है। मेंढक में नर युग्मक और मादा युग्मक शुक्राणुओं यानी अपने युग्मकों को छोड़ देते हैं, जो जल में आपस में मिल जाते हैं, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन निषेचन जीव शरीर के बाहर जल में संपन्न होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे उभयचर प्राणियों यानी मेंढकों में, मछलियों में, शैवालों में। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? जब मादा शरीर के भीतर निषेचन की प्रक्रिया होती है, जैसे मनुष्य में। तो मनुष्य में मादा शरीर के भीतर गर्भाशय में गर्भ बनता है ना, 9 महीने बाद प्रेगनेंसी क्लियर होती है, तो उसी को आंतरिक निषेचन कहते हैं। जब जीव शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है तो इसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक, नर युग्मक और मादा युग्मक जब शरीर के भीतर इनका निषेचन होता है तो आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे स्तनधारी मनुष्य सहित सरीसृप, पक्षी, कवक, पौधे आदि। एक और होता है अनिषेक जनन, तो ये इसका पार्ट नहीं है, निषेचन का पार्ट नहीं है। या अनिषेक जनन आपके हम नॉलेज बढ़ाने के लिए लिखे हैं। अनिषेक जनन का मतलब होता है मादा युग्मक से बिना निषेचन के ही नए जीव का निर्माण हो जाए, तो इसे अनिषेक जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। सबसे पहला अंतर क्या है? लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, नर और मादा। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। लैंगिक जनन में युग्मक जनन होता है, नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है। अलैंगिक जनन में युग्मक जनन प्रक्रिया नहीं होती है, इनमें निषेचन भी नहीं होता है। अच्छा, लैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है, अलैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। ऐसे बहुत सारे अंतर यहाँ पर दिए गए हैं, आप पढ़िए। इस पूरे PDF, इस पूरे जो लेक्चर है आज का, उसका PDF आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, लैंगिक जनन 2 जनक की आवश्यकता होती है, इसमें 1 जनक की आवश्यकता होती है। इसमें युग्मक निर्माण निषेचन होता है, इसमें युग्मक निर्माण निषेचन नहीं होता। यह जनक की जनन कोशिकाओं में होता है या कायिक कोशिकाओं में होता है। इसमें समसूत्री और सूत्री विभाजन दोनों होता है युग्मक बनते समय, लेकिन इसमें सिर्फ सूत्री विभाजन होता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं, यानी विभिन्नता उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। इनके संतान क्लोन कहे जाते हैं, क्योंकि ये अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक प्रारूपी बीजांड की संरचना का निर्माण करना है। कुछ नहीं है बाबू, ये आपको फिगर याद रखना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको 2 लेयर बनाना है। एक होता है आउटर इंटेगुमेंट और दूसरा इनर इंटेगुमेंट। ऐसा संरचना आपने बना दिया, बस करिए। अब ये जो इंड है ये कहलाता है माइक्रोपाइल इंड। माइक्रोपाइल नाम आपको सब याद होना चाहिए। माइक्रोपाइल के अपोजिट होता है चलाजा, ठीक है। अब इसके अंदर ये पूरा भाग क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। इसके अंदर ये भाग है जिसके अंदर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुख कोशिकाएं। 2 कोशिकाएं होती हैं सहायक कोशिका चिन्हर्जित, एक होती हैं अंड कोशिका और एक होती है द्वितीयक केंद्रक। क्लियर है बात? बस यही तो बताना था आपको, यही बना है। आपको नेमिंग सारे याद होने चाहिए, ठीक। देख लीजिएगा फिगर की प्रैक्टिस जरूर करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए। द्विनिषेचन क्या होता है? द्विनिषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है? आवृत बीजी पौधों में, यानी पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधों की विशेषता होती है। आवृत बीजी पौधों में ही द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? नवासिन ने की थी। द्विनिषेचन होता क्या है इसी में बता देते हैं। आइए देखिए, जब परागनली आती है तो उससे दो नर युग्मक निकलते हैं, दो नर युग्मक, एक नर युग्मक ये और एक नर युग्मक ये जो एक नर युग्मक है वो इसके साथ फ्यूज करता है, ये भी n है ये भी n है, तो इससे क्या बनता है? 2n युग्मनज का विकास होता है, युग्मनज का विकास होता है। अब जो ये नर युग्मक है, ये नर युग्मक ये इससे फ्यूज करता है, ये n है ये n, तीन n हो जाते हैं। इससे क्या बनता है? PEN, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इससे क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है, जो कि क्या होता है? त्रिगुणित होता है। अब दो युग्मक दो बार निषेचन की क्रिया कहते हैं, इसी को द्विनिषेचन कहते हैं। क्लियर है बात है? आइए देखिए, नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ फ्यूज करना क्या कहलाता है? सिनगैमी, यहां पर आर लगा दी, सिनगैमी यानी संयुग्मन, या इसे सत्य निषेचन भी कहते हैं, सत्य निषेचन भी कहते हैं। नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूज करना क्या कहलाता है? त्रिसमेकन कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन। और इससे त्रिगुणित संरचना भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ये सब बातें याद होनी चाहिए आपको। युग्मक आगुणित होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से द्विगुणित युग्मनज का विकास होता है। नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के मिलने से त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और दो बार निषेचन होता है, इसलिए इसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, वही सारी बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परागकण की सूक्ष्मदर्शी संरचना बताइए। परागकण में याद रखेंगे दो स्तर होते हैं, एक बाहरी स्तर होता है, ये बाहरी स्तर जिसे क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं, जो बहुत ही मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल स्पोरोपोलिन का बना होता है। एक्साइन हो गया बाहरी आवरण, ये हो गया, ये एक्साइन है। आंतरिक स्तर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ये है आंतरिक स्तर, जिसे हम कहते हैं इंटाइन, जो बना होता है पेक्टोसेलुलोज का। इंटाइन जो बना होता है पेक्टोसेलुलोज का। याद रखिएगा कि जगह जगह पर एक्साइन जगह जगह पर खाली होता है। इस खाली छिद्र को कहते हैं जनन छिद्र या जर्मपोर, जनन छिद्र। अब इसके अंदर परागकण के अंदर दो युग्मक पाए जाते हैं, दो केंद्रक पाए जाते हैं या दो कोशिका पाई जाती है। एक होती है ट्यूब न्यूक्लियस यानी वर्धी केंद्रक, और दूसरा होता है जेनरेटिव न्यूक्लियस यानी जनन केंद्रक। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम परागण विधि का वर्णन कीजिए। कृत्रिम परागण क्या होता है? जब परागण की क्रिया मानव के द्वारा कराई जाए। आइए देखते हैं क्या होता है, फिगर के माध्यम से बताते हैं। बताइए, एक पुष्प में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? एक पुष्प में पाया जाता है उसका मादा भाग, स्त्री केसर, वाह्यदल और दल और पुंकेसर। अब ये है पुंकेसर, इसमें बनता है नर युग्मक। किसके अंदर होता है? परागकण के अंदर, परागकण के अंदर। और यहां होता है मादा युग्मक, अंडाणु। जब हम चाहते हैं कि ये एक लंबा पौधे का पुष्प है मटर के, अगर हमको इसको क्रॉस कराना है बौने पौधे के पुष्प से, तो हम क्या करेंगे? कृत्रिम परागण का सहारा लेंगे। ये देखिए, ये इसका नर युग्मक यहां बनेगा और इसका मादा युग्मक यहां बनेगा। ये बौना पौधा है। अब हम चाह रहे हैं कि हम लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से करा दें। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम पहला स्टेप यूज करेंगे, या तो इसको मेल मानेंगे तब इसको फीमेल लेना पड़ेगा, यानी अगर हम इसका नर युग्मक यूज करेंगे तो इसका मादा युग्मक यूज करना पड़ेगा। अगर हम इसका मादा युग्मक यूज करेंगे तो सबसे पहले हम कैंची की सहायता से हम इसके पराग कोष को काटकर अलग कर देंगे। यह प्रक्रिया कहलाती है विपुंसन, इमैस्कुलेशन। विपुंसन करेंगे, इनके हम पराग कोष को काटकर अलग कर देंगे।
क्यों अलग करेंगे? जिससे कि इसका परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर ना आए, इसका नर युग्मक इस मादा युग्मक से फ्यूज ना करे। दूसरा प्रोसेस हम करेंगे, इसको हम पन्नी से ढक देंगे, जिसे हम कहते हैं थैलीकरण। क्यों पन्नी से ढक देंगे स्टिग्मा को? जिससे कोई अन्य पुष्प का परागकण इस पर ना आए। जब दोनों पुष्प परिपक्व हो जाएंगे, इसके नर युग्मक को यहाँ से चिमटी की सहायता से निकालेंगे, इस पन्नी को हम हटाएंगे, इस पन्नी को हटाएंगे और ये परागकण हम लाकर इस पर रख देंगे। नर युग्मक इस मादा युग्मक से फ्यूज करें, यानी नर युग्मक लंबे पौधे का और मादा युग्मक बौने पौधे का आ जाएगा और इससे युग्मनज का विकास होगा। हम लक्षण का अध्ययन कर लेंगे। इसी को कहते हैं कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण में दो विधि कराई जाती है, एक विपुंसन जिसमें हम पुंकेसरों को काटकर अलग कर देते हैं जिससे कि उनका नर युग्मक उसके मादा युग्मक के पास ना जाए। थैलीकरण कर देते हैं जिससे किसी अन्य पुष्प का परागकण उस पर न जाए, और जब पुष्प बड़े हो जाते हैं तो हम नर युग्मक को यानी परागकण को उसके वर्तिकाग्र पर रख देते हैं। नेक्स्ट देखिए, संयुग्मन और त्रिसंलयन क्या है, अभी बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुग्मन का मतलब होता है जब नर युग्मक किससे मिले? मादा युग्मक से। देखिए, नर युग्मक n, मादा युग्मक n, इनके मिलने से क्या बनेगा? 2n युग्मनज का विकास होगा, जाइगोट का। त्रिसंलयन क्या होता है? जब एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित हो, द्वितीयक केंद्रक के साथ मिले, यानी n और ये 2n, इनके मिलने से त्रिगुणित भ्रूण पोष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण पोष का निर्माण होता है। तब इसे हम क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। लिखा हुआ है देखिए, द्विनिषेचन आवृत बीजी पौधों का एक विशेष लक्षण है। परागनलिका के शीर्ष के विघटन के बाद दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश में आ जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ फ्यूज करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सत्यनिषेचन या संयुग्मन कहते हैं। दूसरा नर युग्मक किसके साथ फ्यूज करता है? दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूज करता है। त्रिगुणित संरचना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनती है जो बाद में भ्रूणपोष बनाती है, इसे हम त्रिसमयकन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अनिषेक जनन से क्या समझते हैं? अभी मैंने बताया था अनिषेक जनन क्या होता है? बिना निषेचन के मादा युग्मक से नए संतान का निर्माण। मादा युग्मक द्वारा बिना निषेचन के ही नए जीव का निर्माण हो जाना अनिषेक जनन कहलाता है। अब उदाहरण क्या है? मधुमक्खी। मधुमक्खी में रानी मधुमक्खी बहुत पावरफुल होती है। रानी मधुमक्खी अपने अंडे से बिना शुक्राणु की मदद के ही नया मधुमक्खी बना सकती है, ये क्षमता होती है। तो बिना शुक्राणु के यानी बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण कर दे रही है, तो क्या कहलाएगा? अनिषेक जनन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? निषेचित, अच्छा, रानी मधुमक्खी दो प्रकार के अंडे देती है। एक होती है निषेचित अंडे, यानी जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं, तब उससे या तो श्रमिक का विकास होगा या रानी मधुमक्खी का विकास होगा, ठीक है। लेकिन अगर रानी मधुमक्खी अपने अंडे से बिना शुक्राणु के ही मादा का निर्माण कर दी, तब उसे हम क्या कहते हैं? अनिषेचित अंडा, और इससे बनता है ड्रोन। क्लियर है बातें? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। परागण क्रिया क्या है? परागण क्रिया क्या है? अभी मैंने बताया था कि एक पुष्प के इतने भाग होते हैं। तो देखिए, पुंकेसर के पास परागकण बनता है ना, तो परागकणों को वर्तिकाग्र पर जाना पड़ेगा, तभी नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचेंगे। तो याद रखिएगा, ये कौन सी संरचना है? ये है परागकोश। परागकोश के अंदर पाया जाता है परागकण, ध्यान से समझिएगा। परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। इतना सिंपल। परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। अब ये दो प्रकार से होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण क्या होता है? जब एक ही पुष्प के परागकण उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचे या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो स्वपरागण की प्रक्रिया कहलाएगी। लेकिन जब एक पुष्प का परागण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, देखिए पौधा अलग हो गया, इसमें पौधा सेम है लेकिन परापर परागण में पौधा अलग हो गया। जब किसी पुष्प का परागकण किसी दूसरे उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब इसे परपरागण कहते हैं। जैसे एक आम का पेड़ यहाँ पर है, एक आम का पेड़ यहाँ पर है, इसके पुष्प का परागकण इसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो यह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। और अगर इसके पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो स्वपरागण कहलाती है। यानी ये एक ही पौधे पर होता है और ये दो भिन्न पौधों के मध्य होते हैं। भिन्न पौधे का मतलब पौधवा वही होना चाहिए, उसकी जाति वही होना चाहिए। आम है तो आम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आम का परागकण अमरूद के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तो निषेचन कर देगा, नहीं करेगा।
नेक्स्ट देखिए, हो गया ना। आभासी फल किसे कहते हैं? देखिए फल का निर्माण किससे होता है? फल का निर्माण किससे होता है? फल का निर्माण होता है अंडाशय से, पुष्प के अंडाशय से। देखिए ये है पुष्प, ये इसका क्या कहलाता है? अंडाशय। ठीक, ये अंडाशय भाग होता है। अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड। अब देखिए निषेचन के पश्चात बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है, सीड। निषेचन के पश्चात अंडाशय से क्या बनता है? फल का निर्माण होता है। लेकिन जब फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से हो जाए, पुष्प के किसी अन्य भाग से अगर फल का निर्माण होता है, तब उसे हम आभासी फल यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं। देखिए अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल कहते हैं, परंतु कुछ पौधों में फल का निर्माण पुष्पासन, दलपुंज, बाह्यदलपुंज आदि से होता है, उन्हें हम असत्य फल या आभासी फल, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी। सबसे ज्यादा पूछा वाला क्वेश्चन सेब। सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? क्योंकि सेब का निर्माण पुष्पासन से होता है। सेब का निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्पासन से होता है, इसलिए इसे आभासी फल कहते हैं। क्लियर बात है? नेक्स्ट देखिए, परिपक्व पुष्प की नामांकित चित्र बनाइए। इतना आसान क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है? सीधे एक सुराही बनाइए, उसके बाद 2 पत्ती यहाँ बनाइए जिसे वायदल कहते हैं, वायदल। एक डंडी बना दीजिए, ये क्या है? स्त्री केसर, स्त्री केसर। अब देखिए 2 सुंदर सुंदर कलरफुल पंखुड़ियाँ बना दीजिए, इन्हें कहते हैं दल। हो गया। उसके बाद देखिए इनमें एक बना दीजिए पुंकेसर, ये हो गया पुंकेसर। बस हो गया, पुष्प बन गया। पुष्प के यही 4 चक्र होते हैं। अब इसके अंदर चाहे तो आप बना दें बीजांड, सबके नेमिंग लिख दें। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, ये होता है वर्तिकाग्र, ये होता है वर्तिका, और ये होता है अंडाशय। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, ये होता है परागकोश, ये होता है पुतंतु। बस बन गया फिगर पुष्प का। इतना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी बहुत आसान है। इसका फिगर कैसे बनाएंगे? इसमें 3 भाग होते हैं, हेड रीजन, मध्य भाग और पूंछ। अब गर्दन को ले लोगे तो 4 हो जाएंगे, ये नेक रीजन। ठीक है, याद रखेंगे हेड के सिरे पर पाया जाता है एक्रोसोम, एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसे अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्रोसोम को क्या कहते हैं? अग्रपिंडक, हिंदी में कहते हैं अग्रपिंडक। अग्रपिंडक का निर्माण किससे होता है? गाल्जी काय से होता है। अग्रपिंडक का कार्य क्या होता है? तो इसमें पाया जाता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, रोनिडेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम क्या करता है? ये अंडाणु के जोना पेल्लुसिडा को गला देता है, अंडाणु के जोना पेल्लुसिडा को गला देता है। यानी कोई अंडाणु है तो उसके बाहर पाया जाता है जोना पेल्लुसिडा आवरण, तो जोना पेल्लुसिडा को गलाकर शुक्राणु को अंदर प्रवेश करने में सहायता करता है। क्लियर है? तो ये सिरा भाग है, सिर भाग है शुक्राणु का सिर। शुक्राणु के सिर पर अग्रभाग पर टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे अग्रपिंडक एक्रोसोम कहते हैं। ये गाल्जी काय से बना होता है। एक्रोसोम में हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम पाए जाते हैं जो अंडाणु के जोना पेल्लुसिडा को गलाकर अंदर प्रवेश कराने में हेल्प करते हैं। सिर में ही शुक्राणु का केंद्रक पाया जाता है, केंद्र के अंदर उसका डीएनए होता है। दूसरा मध्य भाग आता है। मध्य भाग यानी मिडिल पीस। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करती है जिससे ये पूंछ के रास्ते, पूंछ की सहायता से तैर सकते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, निम्न का कार्य बताइए। पीतपिंड यानी कार्पस ल्यूटियम, गर्भाशय अंतःस्तर, अग्रपिंडक, शुक्राणु पुच्छ और झालर। पीतपिंड क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम। जब मासिक चक्र के दौरान ग्राफियन पुटिका फटती है 14वें दिन, जब LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर बहुत ज्यादा होता है तो अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग के बाद जो ग्राफियन पुटिका का शेष बचा हुआ भाग होता है उसे कार्पस ल्यूटियम या पीतपिंड कहते हैं। पीतपिंड एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है। इससे बहुत सारे हार्मोन का स्राव होता है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन वगैरह का स्राव होता है, जो गर्भाशय के अंतःस्तर को बनाए रखने में सक्षम होती हैं। गर्भाशय के अंतःस्तर क्या होती है? गर्भाशय में कुल 3 स्तर पाए जाते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो
तो एंडोमेट्रियम जिसे हम अंतःस्तर कहते हैं, या ब्लास्टोसिस्ट के अंतरोपण के लिए बहुत जरूरी है। अगर निषेचन शुक्राणु से अंडाणु का होता है तब तो ये अंतःस्तर बनी रहती है, लेकिन अगर अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो यह अंतःस्तर विघटित होकर रक्त के बूंदों के रूप में बाहर आती है हर महीने, जिसे मासिक चक्र का वेस्ट कहते हैं। अग्रपिंडक क्या होता है अभी बता दिए हैं। शुक्राणु के अग्रभाग पर पाया जाता है, गाल्जी काय से मिलकर बना होता है। इसमें हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम पाए जाते हैं जो अंडाणु के जोना पेलिसुडा को गलाकर अंदर प्रवेश करने में मदद करते हैं। शुक्राणु पुच्छ क्या होता है? शुक्राणु पुच्छ शुक्राणु का अंतिम भाग होता है जो तैरने में सहायता करता है और मादा जनन भाग में तैरकर अंडाणु के पास पहुंचने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए फिम्बरी क्या होती है? झालर। झालर देखिए ये हो गया अंडाशय और ये हो गया फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में इस स्थान पर अंगुली सदृश प्रक्षेप होते हैं जिसे हम झालर कहते हैं। जब अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाणु रिलीज होता है तो झालर उस अंडाणु को पकड़कर फैलोपियन नलिका में लाने का काम करते हैं। तो ठीक पास स्थित होती है अंडवाहिनी के, जिसे कीपक कहते हैं। इसमें अंगुली सदृश प्रक्षेप होता है जिसे झालर कहते हैं, और अंडोत्सर्ग के दौरान जो अंडा से उत्सर्जित होता है उसको पकड़ने का काम करती हैं। नेक्स्ट देखिए लीडिक कोशिकाएं क्या है, इनके कार्य बताइए। लीडिक कोशिका कहाँ पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। कार्य बताइए। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन का स्राव करती हैं। लीडिक कोशिका कहाँ पाई जाती है? शुक्राणु वृषण में। वृषण में और क्या पाया जाता है? शुक्रजनक नलिका, जिसमें शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्रजनक नलिका के अलावा अंतराली कोशिका उसमें पाई जाती है, इसी अंतराली कोशिका को लीडिक कोशिका कहते हैं। और ये LH हार्मोन और अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन के प्रेजेंस में नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती हैं। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नर में नर लक्षणों का निर्माण करते हैं। मूंछ आना, दाढ़ी आना, आवाज भारी होना, इन सभी का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ शुक्र जनन की प्रक्रिया को भी प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण, ठीक। तो वे क्या कहलाएंगे? प्राथमिक लैंगिक अंग। बताइए नर में युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। मादा में नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। तो ये अंडाशय और वृषण क्या होते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। इनके अलावा लैंगिक अंग में जो भी अंग आपके आते हैं वे सारे के सारे द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जनन में सहायता करते हैं, मेन रोल प्ले नहीं करते हैं। मेन रोल तो ये प्ले करते हैं युग्मक का निर्माण। प्राथमिक लैंगिक अंग वे लैंगिक अंग जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है, इन्हें जनद भी कहते हैं। जनदों का कार्य निम्न अग्रप्रियोस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन गोनाडोट्रोपिन द्वारा होता है। नर में लैंगिक जनन अंग एक जोड़ी वृषण, मादा में अंडाशय जिनमें अंडाणु का निर्माण होता है। और नर के वृषण से स्रावित टेस्टोस्टेरोन नर के बाह्य द्वितीयक लैंगिक लक्षणों और सहायक नरग्रंथियों के निर्माण का कार्य करता है। इसी प्रकार से मादा का अंडाशय में जो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है वो द्वितीयक बाह्य लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, मासिक चक्र का नियमन करता है। द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं? नर में द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होंगे? अब वृषण को छोड़ दो, बाकी जितने भी पार्ट हैं जैसे रीड टिस्टिस, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनियाँ, वृषण जालिका, ठीक है, ये सारे प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयूथर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, ये सभी क्या होते हैं? नर के द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। मादा में बताइए, मादा में उसका फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, सर्विक्स, योनि, ये सारी चीज़ें, बार्थोलिन ग्रंथियाँ। नेक्स्ट देखिए अपरा क्या होता है? अपरा क्या होता है? गर्भाशय के बाद जो भ्रूण और माता के बीच एक कनेक्टिंग जो संरचना होती है उसे हम अपरा कहते हैं। अपरा के माध्यम से एक पाइप निकलता है जो बच्चे के नाभि में जाकर जुड़ता है। उस अपरा के द्वारा माता से पोषक पदार्थ भ्रूण में जाता है और भ्रूण से जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है वो उसके माता के रक्त के द्वारा बाहर निकाला जाता है। क्लियर बात है? तो अपरा क्या होता है? अपरा एक संरचना है जो माता और भ्रूण से कनेक्ट करती है और उनके बीच पोषक पदार्थों और उत्सर्जी पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय में अंतरोपण के पश्चात पोषकोरक जो अस्तर होती है उन पर अंगुली जैसी संरचनाएं जरायु अंकुर कहते हैं। ये जरायु अंकुर गर्भाशय ऊतक और मात्र रक्त ऊतकों से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशय ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरांगुली युक्त जुड़ जाते हैं। इससे क्या निर्माण होता है? एक संरचना का निर्माण होता है जिसे हम अपरा कहते हैं। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन सभी का आदान प्रदान करती हैं और ये अपरा से नाभिरज्जु यानी अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा जुड़ी होती हैं और इसमें सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने और बाहर ले जाने का काम करती हैं। अपरा एक अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता है जिससे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का रिलीज होता है और ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन का स्राव होता है, आदि हार्मोन का स्राव होता है।
अंडाणु की संरचना बताइए। अंडाणु में भी 2 स्तर होते हैं, जैसे शुक्राणु नहीं, जैसे परागकण में थे। अंडाणु में 2 स्तर होते हैं, एक होता है कोरोना रेडिएटा, दूसरा होता है जोना पेल्लुसिडा। कोरोना रेडिएटा और दूसरा जोना पेल्लुसिडा। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके अंदर उसका मेन डीएनए होता है। ये संरचना आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या आपके फिगर में कोई बढ़िया संरचना हो अंडाणु का तब बना सकते हैं। आईवीएफ क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ का मतलब होता है जब हम नर युग्मक और मादा युग्मक को लैब में टेस्ट ट्यूब में उसको फ्यूजन कराते हैं, इसी को कहते हैं आईवीएफ। जब नर युग्मक को मादा युग्मक के साथ लैब में निषेचन कराते हैं तो इससे युग्मनज बनता है। युग्मनज विभाजित होगा, विभाजित होकर जब 8 ब्लास्टोम सिस्ट वाले स्टेज में होता है तब उसे हम ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, इसे कहते हैं ZIFT। और जब 8 से अधिक हो जाए, 8 से अधिक यानी 16 हो जाए, 32 हो जाए, तब उस स्टेज में हम उसे गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं, इसे कहते हैं IUT। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है शरीर से बाहर, लैब में। जब लैब में हम नर युग्मक और मादा युग्मक का फ्यूजन कराते हैं और उससे जो युग्मनज बनता है, युग्मनज विभाजित होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 स्टेज पर पहुंचता है, तब उसे हम किसी मादा के, उसी मादा के या किसी और मादा के जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं, उसके फैलोपियन ट्यूब में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तब इसे कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT। अगर ब्लास्टोसिस्ट 8 से अधिक अवस्था में हो गया है तब उसे हम गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं, इसे हम कहते हैं IUT, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, अंतःगर्भाशय स्थानांतरण। क्लियर है? अब ये मादा के शरीर में विकसित होगा और सामान्य बच्चे के रूप में, सामान्य शिशु के रूप में निर्माण होगा, जन्म लेगा। उस बच्चे को परखनली शिशु कहा जाता है। बस देखिए, इन विट्रो निषेचन, भ्रूण का इन विट्रो विकास यानी शरीर से बाहर विकास, तत्पश्चात सामान्य स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण के स्थानांतरण की प्रक्रिया को प्रग्नली शिशु कहते हैं। स्त्री की गर्भाशय में स्थानांतरित भ्रूण विकसित होकर सामान्य रूप से जन्म लेता है, ऐसे बच्चे को प्रग्नली शिशु कहते हैं। इस तकनीक का प्रयोग ऐसी स्त्रियों के लिए किया जाता है जिनकी अंडवाहिनियां विकृत हो गई हैं, जो अंडाणु को नहीं पकड़ पाती हैं, या फिर इनके पतियों की वीर्य में शुक्राणु की मात्रा कम है, तब हम करते हैं। तब क्या करते हैं, पत्नी का हम अंडाणु लेते हैं और पति का हम शुक्राणु लेते हैं, दोनों को हम प्रयोगशाला में अनुकूल स्थिति में निषेचन करा के युग्मनज बनाएंगे। युग्मनज को विकसित होने दिया जाता है। 8 ब्लास्टोसिस्ट अगर हो गया है तो उसे हम फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं, जिसे हम ZIFT कहते हैं। अगर 8 से अधिक हो गया है तब उसे हम गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं, जिसे हम इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, उलभेदन किसे कहते हैं? उलभेदन क्या होता है? तो जो माता के गर्भ में पल रहा शिशु है, गर्भ में पल रहा शिशु है, ये है गर्भ में पल रहा शिशु, ठीक है। और छोटा बना देने तो पता लगा, बहुत छोटा सा बाबू है, ठीक है। तो गर्भ में पल्ला जो शिशु है वो चारों तरफ से एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इसके अंदर जो द्रव होता है उसे हम कहते हैं एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक फ्लूइड। अब अगर हमें इस भ्रूण का लिंग जांच करना है कि ये नर बच्चा है, मादा बच्चा है, लड़का है, लड़की है, या इसके अंदर कोई आनुवंशिक रोग तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ये सब कुछ है तो नहीं, तो इसके जांच के लिए हम इस एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज के माध्यम से निकालते हैं, लैब में परीक्षण करते हैं, उसके गुणसूत्रों के पैटर्न को देखते हैं, समझते हैं कि अगर गुणसूत्रों के पैटर्न में कोई दिक्कत है तो यानी इसको आनुवंशिक रोग है कोई। अगर गुणसूत्रों के पैटर्न में ऑटोसोम प्लस XX दिखाई दे रहा है तो हम पता कर लेंगे कि ये कौन सा बच्चा है, ये मादा है, लड़की है। AA है, XY है, यानी ये क्या है, नर है। तो उलभेदन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग का जांच कर सकते हैं, उसके अंदर किसी आनुवंशिक रोग का जांच कर सकते हैं, आदि अनियमितताओं का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो भ्रूण की आनुवंशिक स्थिति, भ्रूण के लिंग, अन्य विकृतियों की जांच करना उलभेदन कहलाता है। भ्रूण के चारों ओर भ्रूणकला एमनियन पाई जाती है जिसके अंदर तरल होता है, जिसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं। एमनियोटिक द्रव से हम उन कोशिकाओं को निकालते हैं और उसकी असामान्यताओं का पता लगाते हैं। इससे भ्रूण के लिंग का भी पता लग जाता है। क्या क्या जांच कर सकते हैं हम? गर्भस्थ शिशु के लिंग का जांच कर सकते हैं, आनुवंशिक रोग का जांच कर सकते हैं, भ्रूण के उपापचय विकार का जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या क्या होता है? चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है एबॉर्शन। आपने फिल्मों में भर भर के देखा है, कोई लड़की गर्भवती हो गई शादी से पहले, उसका अबॉर्शन करवा दो, वही होता है चिकित्सीय सगर्भता समापन। यानी गर्भ का, उसके
समय से पूर्व बाहर निकाल देना गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है। यह केवल और केवल 3 महीने तक सुरक्षित माना जाता है, यानी केवल और केवल 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है और उसके बाद यह बहुत घातक हो जाता है। इसमें बच्चे और माता दोनों की मृत्यु होने की संभावना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात कहते हैं या इसे एमटीपी कहते हैं। एमटीपी क्यों कराया जा सकता है? अनचाहा गर्भधारण, किसी को बच्चा नहीं चाहिए, गलती से अगर निषेचन की प्रक्रिया हो गई तब ये कराते हैं। किसी बलात्कार के कारण अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तब उसमें सहायता के लिए ये कराया जा सकता है। यह सगर्भता स्थिति का बने रहना माँ और गर्भफल भ्रूण दोनों के लिए जब घातक हो जाता है तब ये करा देते हैं। यानी कोई निषेचन के बाद कोई भ्रूण मतलब किसी स्त्री गर्भधारण कर लेती है और उससे डॉक्टर को लगता है इस गर्भधारण से दोनों को खतरा है, तब ये कराया जाता है। सगर्भता की पहली तिमाही यानी 12 सप्ताह यानी 3 महीने तक ही ये सुरक्षित माना जाता है, इसके बाद बहुत घातक हो जाता है। अगला आता है कृत्रिम वीर्यसेचन। बताइए, कृत्रिम वीर्यसेचन जब हम, इसमें क्या होता है कि पति का जो शुक्राणु है वो इतना सक्रिय नहीं होता कि मादा के अंडाणु तक पहुंच जाए, तब इसके लिए हम स्त्री के योनि या उसके गर्भाशय, योनि के माध्यम से उसके गर्भाशय में हम जब वीर्य को सीधे पहुंचाते हैं तब इसे हम अंतःगर्भाशयी वीर्यसेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतःकोशिकीय द्रव्यीय शुक्राणु भेदन किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें भी वही चीज़ है, जब शुक्राणु की गतिशीलता कम हो, अंडाणु तक ना पहुंच पाए, यानी निषेचन नहीं हो पाता, तब डॉक्टर्स क्या करते हैं, लैब में निषेचन कराते हैं, अंडाणु के अंदर सुई के माध्यम से शुक्राणु को पहुंचा देते हैं। इसे कहते हैं अंतःकोशिकीय द्रव्यीय शुक्राणु भेदन। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। निषेचन के पश्चात बने भ्रूण या युग्मनज को स्त्री के गर्भाशय में या फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जन्म नियंत्रण की शल्यक्रियात्मक विधि का संक्षिप्त वर्णन करिए। शल्यक्रियात्मक विधि क्या है? सर्जरी के द्वारा परमानेंट खत्म कर दो कहानी की, वो बच्चा पैदा ना कर पाए, इसे शुद्ध भाषा में, सामान्य भाषा में नसबंदी कहते हैं। पुरुषों में उसके उस पार्ट को काट देंगे जहां से शुक्राणु बाहर निकलता है, मादा में भी वही करेंगे, उस पार्ट को काट देंगे जहां से अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। तो देखिए फिगर के माध्यम से समझा दे रहे हैं, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए नर में क्या करते हैं, शुक्राणु का निर्माण यहाँ होता है ना, ये शुक्राणु यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो इस रास्ते को ब्लॉक कर दो, काट के बांध दो, तो ये रास्ता क्या है, शुक्र वाहिका है, वास्ट डिफरेंस है। तो इसे शुक्र, इस प्रक्रिया में नर में शल्यक्रियात्मक चिकित्सा में क्या करते हैं, शुक्र वाहिका को काटकर बांध देते हैं, इसे शुक्रवाहक उच्छेदन कहते हैं या इंग्लिश में वासेक्टोमी कहते हैं। मादा में देखिए अंडाणु यहाँ बनता है अंडाशय में और इसके माध्यम से बाहर आता है, इसके माध्यम से बाहर आता है, तो इस पाइप को काट दो, काट के बांध दो, तो बाहर नहीं आ पाएगा, गर्भाशय तक नहीं पहुँच पाएगा, गर्भाशय तक नहीं पहुँच पाएगा तो अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिलेगा, निषेचन नहीं होगा, गर्भधारण नहीं होगा, यानी ये भी एक शल्यक्रियात्मक विधि है। अब इसमें फैलोपियन नलिका को काट के बांधते हैं, इसलिए इसे हम फैलोपियन नलिका उच्छेदन या डिंबवाहिनी नलिका उच्छेदन या इंग्लिश में ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्लियर है बात? यहाँ पर बच्चों के मन में ये बात आती है कि अगर हम ये काट देंगे तो जो शुक्राणु बनते रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, अंडाणु जो बनते हैं वो कहाँ चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये शुक्राणु इसी में नष्ट हो जाते हैं और इसी में यूज कर लिए जाते हैं, यही ये अंडाणु इसी में नष्ट हो जाते हैं और इसी में यूज कर लिए जाते हैं, इससे कोई खतरा नहीं होता। ये सोचो कि 2-4 साल में ये शुक्राणु से भर जाएगा, फूल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये घटिया लोगों के क्वेश्चन होते हैं। परिवार नियोजन क्या होता है? बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए सरकार ने एक परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की थी। जागरूकता फैलाई लोगों में कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा ना करो वरना मुसीबत आप ही को झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिसमें यह जागरूक किया जाता है लोगों को कि 2 से अधिक बच्चे पैदा ना करिए, जनसंख्या नियंत्रण रखिए, वृद्धि ज़्यादा हो रही है। भारत में परिवार नियोजन का प्रारंभ कब हुआ था? 1951 में। जन स्वास्थ्य के लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम बड़ा प्रयास था। इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसमें इसका जो प्रतीक होता है वो उल्टा त्रिकोण होता है, ऐसे। इसका उद्देश्य क्या था? जनसंख्या का नियंत्रण। सन 1977 से 78 के पश्चात इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? परिवार कल्याण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भ निरोधक क्या है? मनुष्य के लिए 2 गर्भ निरोधी उपाय बताइए। गर्भ निरोधक क्या होता है?
गर्भधारण से बचने के लिए वे सभी युक्तियां जो प्रयोग की जाती हैं गर्भ निरोधक कहलाती हैं। अब इसमें आपका सर्वाइकल कैप आता है, वाल्ट आता है, लिपस लूप आता है, LNG-20 आता है, प्रोजेस्टोजेट आता है, IUD में सब कुछ आता है, कॉपर टी, बैरियर में आपके कंडोम वगैरह सब कुछ आते हैं। वे सारे माध्यम जिसके द्वारा गर्भधारण की प्रक्रिया को रोकते हैं। निषेचन रोक दो, वही कहलाता है गर्भ निरोधक। अब इसके लिए 2 गर्भ निरोधी उपायों के बारे में मैंने कई सारे बता दिए। तो ये एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करता है, यानी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और गर्भधारण से बचाता है। गर्भ निरोधक को मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। प्राकृतिक या परंपरागत विधियां, जिसमें वे सारी चीजें अवॉइड की जाती हैं जिस समय निषेचन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रोध का प्रयोग यानी सर्वाइकल कैप, वाल्ट, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। IUDs का प्रयोग कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीरोड 375 इनका प्रयोग कर सकते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सहेली का निर्माण किसने किया था? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने। टीका, अंतरोप, शल्यक्रियात्मक विधियां, ये सारी आती हैं। अंतःगर्भाशय युक्ति IUD क्या होता है? अंतःगर्भाशय युक्ति कहाँ लगाए जाते हैं? गर्भाशय में, इसी नाते इसका नाम भी पड़ा है। गर्भाशय में ये है आपका गर्भाशय। जैसे कॉपर टी है ना, तो कॉपर टी को ऐसा लगा दिया जाता है गर्भाशय में। तो कॉपर टी कॉपर आयन रिलीज करती रहती है। कॉपर आयन शुक्राणुओं की गतिशीलता को निष्क्रिय कर देते हैं और निषेचन की प्रक्रिया रोक देते हैं। जब शुक्राणु यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा तो निषेचन नहीं होगा। यही कहलाते हैं IUDs, इंट्रायूटेरिन डिवाइस। ऐसी युक्तियाँ जो गर्भाशय में लगाई जाती हैं और निषेचन को रोकने के लिए प्रयोग की जाती हैं। अब IUD भी कई प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर है औषधि रहित IUD, जैसे लिपस लूप, तांबा मोचक IUD जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, हार्मोन मोचक IUD जैसे प्रोजेस्टोजेट, LNG आदि। तांबा मोचक IUD काम कैसे करता है? तांबा मोचक IUD कॉपर आयन रिलीज करता है जो शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया को बढ़ाता है, गतिशीलता को कम कर देता है, जिससे वो निषेचन क्रिया नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सप्रभाविता क्या होता है? शब्द से ही क्लियर है। जब सह मतलब साथ साथ, जब 2 एलील साथ साथ अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो इसे सप्रभाविता कहते हैं। जैसे कैपिटल IA और कैपिटल IB, ये दोनों ही A और B दोनों का संयोजन करके AB रक्त समूह बनाते हैं। क्लियर बात? सप्रभाविता वह स्थिति है जिसमें किसी विषम युग्मजीव के दोनों एलील्स पूर्णता अभिव्यक्त होते हैं, दोनों के दोनों एलील पूर्णता अभिव्यक्त होते हैं और F1 संतति में जनकों से समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे मनुष्यों में ABO रक्त समूह का निर्धारण करने वाला जीन I। जीन I के 3 एलील होते हैं, IA, IB, I। IA एंटीजन A का निर्माण करता है, IB एंटीजन B का निर्माण करता है और स्मॉल I कोई भी एंटीजन नहीं बनाता। जब इस जीन के 3 एलील 2 से अधिक पाए जाने के कारण इसे बहुएलीलता भी कहते हैं। एक व्यक्ति में इन 3 एलील में से कोई 2 एलील पाए जाते हैं। एंटीजन A की उपस्थिति में रक्त समूह A, एंटीजन B की उपस्थिति में रक्त समूह B बनता है। लेकिन IA और IB ऐसे एलील हैं जो अगर किसी व्यक्ति में पाए जाएं तो दोनों एंटीजन A और B दोनों बनता है। तो दोनों बनता है तो इसे हम सप्रभाविता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग का वर्णन करिए। मेंडल ने जब एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराया था तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक संकर संकरण। जैसे मेंडल ने लंबा पौधा लिया, कैपिटल टी, बौना पौधा लिया, स्मॉल टी, इसका क्रॉस कराया, इससे कैपिटल टी, इसमें इससे स्मॉल टी, इससे मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें इन्होंने क्या कराया? सेल्फ पॉलिनेशन में क्या बना? देखिए ये F1 होंगे, F1 पेरेंट के रूप में काम करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनसे 2 प्रकार के गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनसे भी 2 प्रकार के कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इससे मिलता है तो क्या बनाएगा? कैपिटल टी, ये इससे मिलकर बनाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे मिलकर बनाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे मिला तो स्मॉल टी। ये बनेगा लंबा, ये भी बनेगा लंबा, ये बनेगा बौना। ठीक है, ये क्या बनेगा? लंबा, और ये बनेगा संकर लंबा, और ये बनेगा बौना। लक्षण प्रारूप का अनुपात कितना आएगा? 3 लंबा 1 बौना। लक्षण प्रारूप का अनुपात 3:1। जीन प्रारूप का अनुपात देखिए, 1 कैपिटल टी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी 1:2:1 का रेशियो जीन प्रारूप का अनुपात आएगा। यही कहलाता है मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग। पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर ये दर्शाया गया है। अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है? मैंने क्या बताया था? मेंडल ने एक नियम दिया था जिसमें बताया था कि जब प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन दोनों साथ में होते हैं, प्रभावी लक्षण ये अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, यानी ये क्या बनेगा? लंबा। लेकिन जब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन जब साथ में होते हैं तो कभी कभी पूर्णतः प्रभावी लक्षण नहीं बनता। क्या बनता है?
अपूर्ण रूप से प्रभावी बनता है। देखिए रेड हो गया, रेड पुष्प वाले का क्रॉस जब व्हाइट वाले से कराते हैं, कुछ पौधों जैसे एंटीराइनम मेजस, स्नैपड्रैगन, 4 o'clock प्लांट या जिसे हम मिराबिलिस जलापा कहते हैं, उनमें जब लाल पुष्प का सफ़ेद पुष्प के साथ संकरण कराया जाता है तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। मेंडल के नियम के अनुसार ये लाल बनना चाहिए क्योंकि प्रभावी जीन है, लेकिन लाल नहीं बनता, क्या बन जाता है, पिंक बन जाता है, गुलाबी। तो ये दर्शाता है कि ये अपूर्ण रूप से प्रभावी है, प्रभावी तो है लेकिन अपूर्ण है, आधा प्रभावी दिखा रहा, इसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जब किसी जीन के विषम युग्मजीयों में उस जीन के दोनों विकल्पियों के समयुग्मजीयों में उत्पन्न लक्षण का मध्यवर्ती होता है, यानी इसका मध्यवर्ती होता है, तो इस दशा को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, तथा ये विकल्पी अपूर्ण प्रभावी कहते हैं। जब प्रभावी अप्रभावी दोनों एलील एक साथ हो तब एक नया लक्षण प्रारूप बनता है जो प्रभावी अप्रभावी के बीच का होता है। ठीक है, जब लाल में सफ़ेद रंग मिलाओगे तो वो बनता है गुलाबी। उदाहरण क्या है, मीठी मटर, गुलाबास पौधा, एंटीराइनम मेजस, इन सभी में लाल पुष्प वाले को जब हम सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के साथ क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सब गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं, और इनमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों का अनुपात 1:2:1 ही आता है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, डाउन सिंड्रोम क्या है, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम जब 21वें जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। आपको बताया था कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, अगर एक भी गुणसूत्र कम हुआ, अगर एक भी गुणसूत्र बढ़ा तो रोग उत्पन्न होगा। तो देखिए एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 47 हो जाता है, रोग उत्पन्न होगा, उसका शरीर विकृत होगा, माथा चौड़ा, गर्दन छोटी, नाक कान बड़े बड़े, तो ये ज़्यादा दिन जीवित भी नहीं होते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इस रोग की खोज लैंगडन डाउन ने किया था, इसे मंगोलियन जड़बुद्धिता भी कहते हैं। कारण क्या है, 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता यानी एकाधिक सूत्रता के कारण होता है। कुल गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। ये रीज़न क्या है, यहाँ पर दिया गया है। हो सकता है कि युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन सही से ना हो पाए, एक गुणसूत्र अधिक आ जाए, तब ये होता है। लक्षण क्या होता है, इस व्यक्ति का चेहरा मंगोलों जैसा, कद छोटा, सिर गोल, जीभ में खांच, मुंह आंशिक रूप से खुला, गर्दन छोटी, माथा चौड़ा आदि सारी लक्षण पाए जाते हैं। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, देखिए मनुष्य में ऑटोसोम प्लस XX मादा में पाया जाता है, ऑटोसोम प्लस XY नर में पाया जाता है। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, यानी ये हो जाता है 44 + XXY, एक गुणसूत्र बढ़ गया, यानी कोई मादा थी उनमें Y गुणसूत्र आ गया, तब गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। अब गुणसूत्र बढ़ गया ना, तो लक्षण उत्पन्न होंगे। XX होने की वजह से मादा बनेगी, Y की वजह से उसका शरीर पुरुषों की तरह लंबा चौड़ा हष्टपुष्ट होगा, लेकिन ये ना तो अंडाणु उत्पन्न कर पाएंगे ना तो शुक्राणु उत्पन्न कर पाएंगे। ये जो मनुष्य होंगे वो बंद होते हैं, निषेचन करके संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग O है, उसने एक ऐसे पुरुष से विवाह किया जिसका AB रुधिर वर्ग है, उसके संतान में कौन सा रुधिर वर्ग होगा। देखिए स्त्री का रुधिर वर्ग क्या है, O, कह रहे पुरुष का रुधिर वर्ग क्या है, AB। तुरंत पहले जीन लिखिए, O के लिए कौन सा जीन होगा, i। इनके लिए क्या जीन होगा, अभी ऊपर बताए थे IA IB। इनसे युग्मक बनेगा एक ही टाइप का i, इनसे युग्मक बनेगा 2 टाइप का, IA प्रकार का और IB प्रकार का। मान लो ये इससे फ्यूज करता है तो क्या बनाएगा, IA, ये इससे फ्यूज करता है तो क्या बनाएगा, IB। देखिए इससे कौन सा रुधिर उत्पन्न होगा, A ब्लड ग्रुप, इससे B ब्लड ग्रुप, यानी जितने भी संतान होंगे उन संतानों में या तो A रक्त वर्ग समूह होगा या तो B रक्त समूह वर्ग होगा। ठीक, ये इसका आंसर। नेक्स्ट, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का वर्णन करिए। लक्षण प्रारूप क्या होता है, जिसे हम देख के बता सकें। एक लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है, हम देख के बता सकते हैं ये लंबा है ये बौना है। तो जो ऑब्जर्व कर सकते हैं लक्षणों को, जिसे हम देख कर बता सकते हैं, उसे हम लक्षण प्रारूप कहते हैं। अब इनका जीन जो होता है, जैसे लंबे पौधे के लिए या तो T होगा या इस T होगा, तो ये जो जीन होता है, जो जीन प्रारूप होता है वो ये है जो जीन को दर्शाता है। बौना है तो इसके लिए t होगा, तो ये जो जीन को दर्शाता है उसे हम जीन प्रारूप कहते हैं। जीन प्रारूप जनकों से वंशागत होने वाले जीन्स के कुल योग को प्रकट करता है।
किसी जीव का आनुवंशिक संगठन होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी जीव के जीन प्रारूप होते हैं। एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का जीन प्रारूप शुद्ध प्रारूप 1:1 होता है। द्विसंकर में 1:2:4 1:1:1 होता है। लक्षण प्रारूप जीवों के लक्षण, रूप, लिंग, रंग देखकर जिसे हम पहचान सकें लक्षण प्रारूप कहलाता है। एक संकर संकरण के F2 पीढ़ी में प्राप्त प्रभावी गुणों और अप्रभावी गुणों वाले पौधों का लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 होता है और F2 द्विसंकर संकरण में F2 में 9:3:1 होता है। ठीक। वंशावली विश्लेषण क्या है? यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है? वंशावली विश्लेषण कैसे कहते हैं? वंशावली विश्लेषण का मतलब होता है किसी परिवार में उसके वंश में आनुवंशिक रोग, आनुवंशिक लक्षण का जो पैटर्न है उसका अध्ययन करना। जैसे हीमोफीलिया से ग्रसित थी महारानी विक्टोरिया, तो महारानी विक्टोरिया के लड़के में वो रोग कैसे गया, उनके लड़के से उनके लड़के में कैसे गया, उनके लड़के से कोई लड़की पैदा हुई तो उसमें कैसे गया, उस लड़की ने किसी अन्य पुरुष से विवाह किया तो उसके बच्चे में कैसे गया। इसी का अध्ययन कहलाता है वंशावली विश्लेषण। आनुवंशिक रोगों का वंश में अध्ययन वंशावली विश्लेषण कहलाता है। वंशांगति का किसी वंश के इतिहास में अध्ययन करना वंशावली विश्लेषण का अर्थ है। इस प्रकार किसी वंश का अनेक वर्षों तक किया गया विश्लेषण वंशावली विश्लेषण। इस अध्ययन के आधार पर कुछ आनुवंशिक विशेषकों का अभिलेख वंश वृक्ष प्राप्त करते हैं। लक्षणों की वंशांगति का मनुष्य में अनेक पीढ़ियों तक किए जाने वाले विश्लेषण ही वंशावली विश्लेषण है। ठीक। इससे अनेक रोगों का हम महत्व जान सकते हैं कि इनका संचरण कैसे होता है, जैसे रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता आदि रोगों का। नेक्स्ट देखिए, परीक्षार्थ संकरण किसे कहते हैं? परिभाषा लिखिए। देखिए परीक्षार्थ संकरण क्या होता है यहाँ पर बताते हैं। जैसे आपको एक लंबा पौधा दे दिया गया, मटर का लंबा पौधा, क्या इसका देख के आप बता सकते हो कि इसका जीन क्या होगा? नहीं बता सकते। लंबे पौधे का जीन नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि हो सकता है कैपिटल टी हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी हो। हम देख के बता पाएंगे कि कौन सा है? ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, तो हम देख के एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अगर हमको पता करना है कि इस लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे? अप्रभावी वाले से क्रॉस कर देंगे, यानी बौने पौधे से हम इसका क्रॉस करेंगे। तो जब बौना पौधा होगा स्मॉल टी, इनसे देखेंगे कि F1 जनरेशन में क्या बन रहा है। जो F1 जनरेशन में बनेगा उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि इसका या तो ये होगा या तो ये होगा। कुछ कंडीशन है, जैसे यदि F1 में 50% संकर और 50% शुद्ध प्राप्त होते हैं, तो यह बताता है, अभी ये तो दूसरा कंडीशन दे दिए, चलो यही बताते हैं तुमको। मान लो कि F1 में कुल पौधे लंबे बने। अगर कुल पौधे लंबा बना तो क्या बताएगा? कैपिटल टी था इसका जीनोटाइप। कैसे? कैपिटल टी होगा और स्मॉल टी, इनसे हमेशा क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो हमें पता चल जाएगा अगर लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया और F1 में सारे के सारे लंबे पौधे बने तो हम जान जाएंगे कि इसका जीनोटाइप ये था। लेकिन अगर 50% लंबा बना और 50% बौना बना तो अभी हम जान जाएंगे कि ये था। देखिए इससे दो प्रकार का युग्मक बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे एक ही प्रकार का स्मॉल टी। ये इससे फ्यूज करेगा, लंबा बनेगा, और ये इससे फ्यूज करेगा, इस बौना बनेगा। 50% लंबा 50% बौना बनेगा। इसी को कहते हैं परीक्षार्थ संकरण, जिसमें हम अज्ञात जीनोटाइप वाले पौधे का जीन ज्ञात करते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? सीधी बात, न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोस शर्करा। पेंटोस शर्करा है? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, सही जा रहा। हाँ सही है। इस पर नाइट्रोजन क्षार आ जाए, ये पेंटोस शर्करा है, इस पर नाइट्रोजन क्षार आ जाए, तो ये पूरी संरचना न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। अगर इस संरचना में फास्फेट ग्रुप भी जुड़ जाए तब ये पूरी संरचना न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। यही अंतर होता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड में ये दोनों होते हैं और न्यूक्लियोसाइड में तीनों होते हैं। ठीक, देखिए न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शर्करा के बने होते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड बराबर नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा। दोनों आपस में किससे जुड़े होते हैं? एन-सी ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं प्राइमरी कार्बन से। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जब नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा और फास्फेट समूह तीनों होते हैं। न्यूक्लियोसाइड के पेंटोस शर्करा का 5वें स्थान पर ये फास्फेट जुड़ा होता है 5 फास्फोएस्टर बंध द्वारा, और पहले कार्बन से क्या जुड़ा होता है? नाइट्रोजन क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव जीनोम प्रोजेक्ट बताइए।
मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? मानव के डीएनए पर उपस्थित जितने भी नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम है, जितने भी जीन का अनुक्रम है, उसको ज्ञात करने का लक्ष्य मानव जीनोम कहलाता है। क्यों ज्ञात करना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं कि मनुष्य में किसी जीन का नाइट्रोजन क्षारों का समूह क्या है। अगर हमें ये सारे पता चल जाए कि कौन से जीन का नाइट्रोजन क्षार का समूह क्या है, तो हम कोई भी उससे संबंधित रोगों का पता लगा लेंगे। तो ये लक्ष्य होता है मानव जीनोम परियोजना का, कि विभिन्न व्यक्तियों में मिलने वाले जो डीएनए हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, हजारों अनियमितताओं के बारे में पहचानना, उन्हें रोकने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त मानव जीव विज्ञान के सुरागों को समझने, अमानवीय जीवों के डीएनए अनुक्रमों की प्राप्त जानकारी के आधार पर उनकी प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग कर मानव के स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण आदि में सुधार किया जा सकता है। मानव जीवन से संबंधित क्या क्या चीज़ें हम करते हैं? मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले जीन्स में न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम का पता लगाते हैं। कैंसर के जीन्स की पहचान के प्रयास जारी है, और कैंसर उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में जो सामान्य कोशिकाओं में परिवर्तन किया जा सकता है वो हमें पता चल जाएगा। अनेक आनुवंशिक रोग जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया आदि को पहचाना जा सकता है। इनके द्वारा जीन और प्रोटीन से किस प्रकार समन्वय में कार्य करते हैं इसको पता लगाया जा सकता है। आनुवंशिक प्रवृत्ति के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति में कस्टम ड्रग्स बनाई जा सकती है, आदि सारे हम कार्य कर सकते हैं। टिप्पणी लिखिए। जीनोम, ओपेरॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन। जीनोम क्या होता है? गुणसूत्र के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। इसका अगुणित सेट क्या है? 23। तो ये क्या कहलाता है? जीनोम। गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहा जाता है। देखिए, जीवों के शरीर में अगुणित कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या को जीनोम कहते हैं। जैसे मनुष्य के अगुणित गुणसूत्र, अगुणित कोशिका कौन सी है? युग्मक। युग्मक में आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23। तो युग्मक में जो अवस्था है वो क्या कहलाएगी? जीनोम कहलाएगी। इन 23 गुणसूत्रों पर 20 से 25,000, यहाँ पर 2000 लिख दिए, 20 कर लीजिएगा, 20 से 25,000 सक्रिय जीन्स पाए जाते हैं और निष्क्रिय जीन्स भी पाए जाते हैं। इनमें न्यूक्लियोटाइडों की संख्या 3 बिलियन करीब होती है। ओपेरॉन क्या होता है? ओपेरॉन एक ऐसा तंत्र है जो किसी जीन की क्रियाविधि का नियमन करता है। उसके कुछ संरचना होती हैं, जैसे जीन, ये ओपेरॉन पाया कहाँ जाता है? ओपेरॉन डीएनए पर होता है। संरचनात्मक जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और नियामक जीन, ये जीन की क्रिया का नियमन करने का एक समूह है। आगे आपको बताया जाएगा अभी। एक्सॉन और इंट्रॉन क्या होता है? देखिए, एमआरएनए जो डीएनए से बनता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्सॉन और एक होता है एंट्रॉन। एक्सॉन, इसके बाद एंट्रॉन लगा होता है, फिर एक्सॉन, फिर एंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर एंट्रॉन, ऐसे लगे होते हैं। इनमें से जो एक्सॉन होता है वो एमआरएनए का कोडिंग क्षेत्र होता है, जिसके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है। एंट्रॉन का कोई यूज नहीं होता। एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं संबंधन, हाँ, स्प्लाइसिंग, संबंधन, स्प्लाइसिंग। इसमें क्या होता है? जितने भी इंट्रॉन्स हैं वो अलग हो जाते हैं, इंट्रॉन्स और रिमूव्ड, और जितने भी एक्सॉन्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और ये कहलाता है क्रियाशील एमआरएनए, सक्रिय एमआरएनए। ठीक है, जितने एक्सॉन हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो एक्सॉन क्या होता है? एमआरएनए का कोडिंग क्षेत्र जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला के निर्माण में भाग लेता है। एंट्रॉन्स एमआरएनए का नॉन कोडिंग क्षेत्र होता है जो किसी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण में भाग नहीं लेता। नेक्स्ट देखिए, चारगाफ का नियम बताइए। चारगाफ ने बताया किसी भी डीएनए में एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर होगी, किसी भी डीएनए में ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होगी। दूसरा, इन्होंने बताया कि प्यूरिन की मात्रा यानी एडेनिन ग्वानिन की मात्रा सदैव पिरिमिडिन की मात्रा के बराबर होगी। देख लिए, एरविन चारग्राफ इनका नाम था। इन्होंने 1950 में डीएनए में क्षारकों के क्रम के बारे में बताया कि किसी भी जीव कोशिका में डीएनए अणु में प्यूरिन और पिरिमिडिन सदैव बराबर होते हैं, यानी जितना A+G होगा उतना ही C+T होगा, और जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा। A+G बराबर T+C। ठीक। संयोजी कड़ी क्या होता है? ऐसा जीव जिसमें दो समूह के जीवों का लक्षण उपस्थित हो, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्कियोप्टेरिक्स। ये ऐसा जीव है जिसके अंदर पक्षी के गुण भी हैं, उड़ सकने में सक्षम भी हैं, और ज़्यादातर गुण सरीसृप के हैं। तो ऐसा जीव जिसके अंदर दो समूह के जीवों का लक्षण हो संयोजी कड़ी कहलाता है। जैसे युगलिना, युगलिना में पौधे का भी गुण है और जंतु का भी गुण है। कैसे? सूर्य की प्रकाश मिला तो पौधों के समान प्रकाश संश्लेषण कर अपना भोजन बना लेगा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिला तो दूसरे जीवाणु को पकड़ पकड़ खाएगा, जंतु का काम करेगा। तो ये संयोजी कड़ियाँ होती हैं।
ऐसे जीव जिनके लक्षण दो समीप वर्गों के लक्षण से मिलते हैं, दो समीप वर्गों के लक्षण से मिलते हैं, जिनमें से एक वर्ग कम विकसित और एक वर्ग अधिक विकसित होता है, ऐसे जंतुओं को संयोजी कड़ियां कहते हैं, जो दो वर्गों के बीच सेतु का काम करते हैं। आर्क्योप्टेरिक्स जीवाश्म जीव प्रमाणित करता है कि वह पक्षियों सरीसृप से विकसित हुआ है। अपसारी और अभिसारी विकास क्या है? अपसारी विकास समझिएगा, जब समजात अंग पाए जाने वाले जो जीव हैं, समजात अंग का मतलब क्या है? जिनकी उत्पत्ति समान है, कार्य भिन्न है, जैसे मनुष्य के हाथ, घोड़े के टांग, ये सारे समजात अंग पाए जाने वाले जीव का विकास किसी एक ही पूर्वज से हुआ होगा और उस पूर्वज से उत्पन्न संतान धीरे धीरे अपने पूर्वज से बहुत ही अलग होते चले गए, इसे अपसारी विकास कहते हैं। समवृत्ति अंग पाए जाने वाले ऐसे जीव जिनमें उनके अंगों का मूल संरचना भिन्न लेकिन कार्य समान हो, जैसे कीट के पंख, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख उड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये आपस में सब बहुत अलग हैं संरचना। तो ये बताता है कि एक दौर आया होगा जिसमें लोगों को उड़ने की प्रवृत्ति आई होगी, वे अलग अलग जीवों से विकसित हुए, अलग अलग पूर्वजों से विकसित होकर उड़ने के में सक्षम हो गए, तब इसे हम अभिसारी विकास कहते हैं। यानी जब पूर्वजों का पूर्वज अलग अलग हों जीवों के विकास में, तब अभिसारी विकास, और जब पूर्वज समान हो तब इसे हम अपसारी विकास कहते हैं। पूर्वज जब समान हो तब हम इसे अपसारी जैव विकास कहते हैं। बस। निमोनिया रोग पर टिप्पणी लिखिए, बताइए। 3 चीजें पूछी जाती है, निमोनिया रोग का कारण, लक्षण, रोकथाम। निमोनिया किसकी वजह से होता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया से। ठीक। लक्षण क्या होते हैं? तेज बुखार, ठिठुरन, खांसी, सिर दर्द, और गंभीर अवस्था में हाथ और पैर के नाखून नीले पड़ जाते हैं, होंठ भी नीले पड़ जाते हैं। संक्रमण कैसे होता है? संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने से निकले हुए ड्रॉपलेट से होता है या जूठा खाने से। इस रोग का परीक्षण किससे कराते हैं? नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट कराते हैं। क्लियर होगा निमोनिया के बारे में। हाथी पांव फाइलेरियासिस रोग बताइए। फिर इसमें 3 चीजें, कारण, लक्षण और रोकथाम। कारण क्या है? फाइलेरियासिस किसकी वजह से होता है? एक फाइलेरियल वर्म के कारण होता है, जिसका नाम है वुचरेरिया बैनक्राफ्टी या वुचरेरिया मैलेई। कहाँ गया? वुचरेरिया बैनक्राफ्टी या वुचरेरिया मैलेई नामक कृमि के कारण होता है। इस रोग में होता क्या है? लसिका वाहिनियां फूलकर मोटी हो जाती हैं, जिस वजह से पैर, निचला पैर जो होता है फूलकर हाथी के समान हो जाता है, इसलिए इसे हाथी पांव कहते हैं। ये पुरुषों में होने वाला रोग है, मादाओं में बहुत कम चांस होता है इसके लक्षण उत्पन्न होने का। और कभी कभी इसमें जनन अंग भी शामिल हो जाते हैं, जैसे वृषण भी फूलकर बड़े हो जाते हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक। तो ये रोग किसकी वजह से होता है? वुचरेरिया बैनक्राफ्टी या वुचरेरिया मैलेई से। और इसमें लसिका वाहिनियाँ फूलकर मोटी हो जाती हैं और कई वर्षों तक ये बहुत लंबा रोग होता है, कई वर्षों तक वैसे बना रहता है। इस रोग में लिम्फ वाहिनियों के एंडोथेलियम कोशिकाएं विभाजित होकर दीवारों को मोटा कर देती है। शुरुआत में रोगी को हल्का बुखार, शरीर में दर्द होता है। इस रोग का वाहक क्या होता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। नेक्स्ट देखिए, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है? जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में उसके विरुद्ध प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी बनने लगता है, एंटीबॉडी मारकर उसे खत्म कर देता है, उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जब शरीर के अंदर खुद ब खुद प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी बने, जब बनी बनाई प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी को जीव शरीर में डायरेक्ट दिया जाता है तब इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे माता का दुग्ध शिशु को दिया जाता है तो उस माता के दुग्ध में बहुत सारी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जिसमें IgA प्रतिरक्षी सबसे ज़्यादा होती है। तो बनी बनाई प्रतिरक्षी को हम शिशु को दे रहे हैं, तब ये प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। देख लीजिए, जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी पैदा होती है। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकते हैं, इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूर्व प्रभावी अनुक्रिया प्रदर्शित करती है। प्रतिरक्षीकरण के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना, प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों को शरीर में पहुंचाना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है? जब शरीर को बनी बनाई प्रतिरक्षी दे देते हैं तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे नवजात शिशु को माँ का दूध दिया जाता है, उसमें दूध स्रवण के दौरान जो पीले रंग का पीयूष होता है, माँ के दूध में पीले रंग का तरल होता है जिसे हम पीयूष या कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसमें IgA एंटीबॉडी की भरमार होती है, उसे हम बच्चे को देते हैं, तब ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, लसिकाभ अंग क्या होता है? प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाभ अंग क्या होते हैं? सीधी बात, लसिकाभ अंग वे हैं जहाँ पर लसिकाणुओं का निर्माण
भंडारण, प्रचुरोद भवन आदि होता है। प्राथमिक लसिकाभंग वे होते हैं जहां पर लसिकाणुओं का निर्माण होता है, लसिकाणुओं का निर्माण होता है। कहाँ होता है लसिकाणुओं का निर्माण, जल्दी बताइए। अस्थि मज्जा और थाइमस में, अस्थि मज्जा और थाइमस में। बताइए द्वितीयक लसिकाभंग क्या होते हैं। वे अंग जहां पर लसिकाणुओं का भंडारण होता है, लसिकाणुओं का भंडारण होता है यानी स्टोर होते हैं। बताइए द्वितीयक लसिकाभंग के एग्जाम्पल, द्वितीयक लसिकाभंग के एग्जाम्पल क्या है। प्लीहा, टॉन्सिल्स, क्षुद्रांत के पेयर पैचेस, अपेंडिक्स आदि उदाहरण हैं। ठीक, पढ़िए। लसिकाभंग वे अंग जहां पर लसिकाणुओं का निर्माण, परिपक्वन, प्रचुरोद्भवन होता है। लसिकाभंग दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक लसिकाभंग वे अंग जहां पर लसिकाणुओं का निर्माण होता है, जैसे अस्थिमज्जा और थाइमस। द्वितीयक लसिकाभंग वे अंग जहां पर लसिकाणुओं का भंडारण होता है, जैसे प्लीहा, लसिका ग्रंथियां, टॉन्सिल, पेयर पैचेस, अपेंडिक्स आदि। नेक्स्ट, डेंगू रोग का कारण बताइए। डेंगू रोग किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। कौन सा, फ्लैवी वायरस या अर्बो वायरस। इस रोग का जो वाहक है वो क्या है, एक मच्छर है जिसका नाम है मादा एडिस एजिप्टी। ये मच्छर दिन में मनुष्य को काटती है। अब रोग है तो रोग में आपके क्या पूछे जाएंगे, लक्षण और कारण। कारण आपको पता चल गया किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। ठीक, लक्षण क्या है, इस रोग के लक्षण है सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, चक्कर आना, भूख न लगना, मांसपेशियां ऐठन आदि। इसी वजह से इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। बहुत दर्द होता है शरीर में। बचने के उपाय बताइए। तो बच सकते हैं मच्छरदानी का प्रयोग करके, मच्छरों के काटने से बचने का वो सारा उपाय करिए। प्रतिरक्षा अणु का नामांकित चित्र बनाइए, एंटीबॉडी बनाइए। एंटीबॉडी में क्या होता है, 4 पेप्टाइड श्रृंखला होती हैं, 2 बड़े होते हैं, 2 बड़े से होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हैवी चेन। हैवी चेन जिसे क्या कहते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 होते हैं इसलिए H2, और 2 होते हैं छोटे चेन जिसे हम लाइट चेन कहते हैं। L2, H2L2, यानी एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, H2L2 भी कहते हैं। ये आपने बना दिया। अब इसमें याद रखेंगे, एक होता है कांस्टेंट रीजन और दूसरा होता है वेरिएबल रीजन। तो ये है आपका वेरिएबल रीजन, ये आपका है वेरिएबल रीजन, ये कांस्टेंट रीजन है, ये कांस्टेंट रीजन है। दोनों हाँ, हैवी चेन और लाइट चेन आपस में किससे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। दोनों हैवी चेन आपस में किससे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। भाई इतना आपको ध्यान रखना है, ये बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब मैं थोड़ा सा रुक जाऊं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव प्रबलीकरण के अर्थ बताइए। जैव प्रबलीकरण यानी हम फसलों को उसमें पोषक गुणवत्ता बढ़ा दें, प्रबल कर दें, मजबूत कर दें, कि जिसको खाने से मजबूत मनुष्य भी मजबूत बने। प्रोटीन का अंश बढ़ा दें, तेल का अंश बढ़ा दें, विटामिन का अंश बढ़ा दें, खनिज का अंश बढ़ा दें फसलों में, इसी को कहते हैं जैव प्रबलीकरण। ये सब किससे संभव है, उच्च गुणवत्ता वाले पादपों के संकरण से संभव है या जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभव है। तो देखिए, जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए विटामिन, खनिज युक्त, उच्च प्रोटीन, स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली प्रजनित फसलों का विकास ही जैव प्रबलीकरण या जैव पुष्टिकरण कहलाता है। उन्नत पोषक गुणवत्ता के लिए निम्न को सुधार करने के उद्देश्य है। प्रोटीन अंश गुणवत्ता, तेल अंश गुणवत्ता, विटामिन अंश, सूक्ष्म पोषक, खनिज अंश, इन सबको बढ़ाएं हम पौधों में, इसमें बढ़ाएं। जैसे देखिए, पहले अनाजों में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्लों की बड़ी कमी पाई जाती थी। इसको देखते हुए सन 2000 में मक्का की ऐसी किस्म तैयार की गई जिसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अधिक मात्रा में थे। गेहूं के ऐसे किस्म उत्पन्न किए गए जिसमें प्रोटीन बहुत हो, जैसे एटलस 66 आदि। नेक्स्ट देखें, नस्ल शब्द क्या होता है, पशुओं का ऐसा समूह जो वंश में समान हो और दिखने में बिल्कुल समान हो, वैसे जीवों को हम नस्ल कहते हैं। जाति थोड़ी भिन्न हो सकती है लेकिन वंश समान होने चाहिए, देखने में हूबहू ऐसे होने चाहिए, तो ऐसे हम पशुओं के झुंड को नस्ल कहते हैं। एकल कोशिका प्रोटीन क्या होती है, एकल कोशिका यानी एक कोशिकीय जीव जिनमें प्रोटीन बहुत हो, उसे हम एक कोशिका प्रोटीन कहते हैं। जैसे
स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक शैवाल है, एक कोशिकीय शैवाल है। क्लोरेला, क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल है। इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है, 70% प्रोटीन, 40% प्रोटीन। तो इनको हम, चूंकि ये एक कोशिकीय हैं, इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसे एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। इनको हम खाकर प्रोटीन प्राप्त करते हैं। ठीक, देखिए, एक कोशिकीय जीवधारियों से प्राप्त व्युत्पन्न प्रोटीन जिसका प्रयोग खाद्य आपूर्ति हेतु किया जाता है, एकल कोशिका प्रोटीन कहलाते हैं। प्राचीन काल में अफ्रीका, मैक्सिको के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों ने स्पाइरुलिना नामक नील हरित शैवाल को झीलों से निकालकर सूर्य के प्रकाश में सुखाकर भोजन के रूप में प्रयुक्त किया। मानव शरीर में होने वाले प्रोटीन की कमी एकल कोशिका प्रोटीन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करके पूरी की जा सकती है, अथवा चारे के रूप में जानवरों को खिलाकर उनसे उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है, जैसे दूध, मांस, अंडा। क्योंकि खाद्य के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले उच्च वर्गीय पौधों में लाइसिन अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता, लेकिन इनमें सारे अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। एकल कोशिका प्रोटीन के उत्पादन के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है, जलवायु से प्रभावित नहीं होते हैं। शैवाल जैसे स्पाइरुलिना, क्लोरेला, इनका उपयोग एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, बीटी फसलों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण बताइए। बीटी फसल क्या होता है? ऐसे फसल जिनमें जीन किसका लाया गया है? बीटी, बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया का। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। आपको पता है ये एक ऐसा जीवाणु है जिसके अंदर पाया जाता है एक जीन जिसका नाम है क्राइजीन। क्राइजीन से बनता है क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन एक विषाक्त प्रोटीन होता है, एक जहर होता है जो अनेक प्रकार के कीड़ों को मारने में सहायता करता है। अगर हम इस बैक्टीरिया से इस जीन को निकाल कर हम फसल में इंजेक्ट कर दें, जैसे कपास में हम अगर इंजेक्ट कर दें, तो कपास में ये प्रोटीन बनने लगेगा। ये प्रोटीन कपास को विभिन्न प्रकार के कीड़ों से बचाएगा, क्योंकि जैसे ही कपास को खाएगा ये प्रोटीन कीड़े के अंदर जाएगा, कीड़े के अंदर उसकी आंत में क्षारीय पीएच की वजह से वो सक्रिय होकर उसे मार देगा। तो ऐसी फसलों को बीटी फसल कहते हैं। बीटी का विस्तृत रूप है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ये एक मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु है। इसकी कुछ नस्लों के प्लाज्मिड पर एक जीन समूह पाया जाता है जिनमें एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनता है। इसके प्रोटीन के रवे जीवाणु के बीजाणु में एकत्रित हो जाते हैं। इन प्रोटीन को क्रिस्टैलिन प्रोटीन या क्राई प्रोटीन कहते हैं। क्राई प्रोटीन का संश्लेषण क्राई जीन्स से होता है। क्राई प्रोटीन विषाक्त होते हैं जो बहुत सारे कीटों को मारने में सहायक होते हैं, और जीवाणु के बीजाणुओं में विषाक्त प्रोटीन निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है, इसलिए जीवाणु को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इनको खाने वाले कीट से ये मर जाते हैं। अब ये जो जीन है क्राई जीन जिससे क्राई प्रोटीन बनता है, 3 प्रकार के पाए गए। क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एबी। क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी ये मारता है कपास के बाल मुकुल कृमि को, बालवाम को। क्राई फर्स्ट एबी जो है ये मारता है मक्का छेदक को। बस। जैव उर्वरक किसे कहते हैं? पहले तो ये समझ लो कि उर्वरक क्या होता है। फर्टिलाइजर, उर्वरक वे चीज होती हैं जो मृदा के पोषक तत्वों को बढ़ाती हैं, पोषक क्षमता को बढ़ाती हैं। जैसे मृदा में क्या चाहिए? पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए। इन सभी खनिजों को वृद्धि उर्वरक के माध्यम से की जाती है। तो जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वे मृदा प्रदूषण करते हैं, जलवायु प्रदूषण करते हैं, ये जल प्रदूषण करते हैं, उनका प्रयोग हानिकारक है। तो इसके निपटान के लिए जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक में कुछ ऐसे जीवित जीवाणु कवक होते हैं जो मृदा की उर्वरता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं। वातावरणीय नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट के रूप में पौधों को देते हैं, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को वातावरण से सीधे नहीं ले पाती, उन्हें नाइट्रेट फॉर्म में ही वे ग्रहण कर पाती हैं। तो ऐसे जीवाणुओं को हम मिट्टी में मिलाते हैं जो वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में फिक्स करके पौधों को प्रदान करती हैं। बहुत से ऐसे अन्य जीवों का हम प्रयोग करते हैं जो मिट्टी में खनिज लवणों की बढ़ाती हैं, जिससे उन्हें पौधे प्राप्त करते हैं और अच्छी तरह से विकसित होते हैं। तो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अनियंत्रित उपयोग किया जा रहा है, जो पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारक है, और इससे मनुष्य में स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसकी जगह पर जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक के रूप में जीवाणु, कवक या साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। लेग्यूम, राइजोबियम, सहजीवियम। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों को कहते हैं, जैसे चना, मटर, दाल। उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये बैक्टीरिया उन पौधों में
उनकी जड़ों में ग्रंथियाँ जो नोडुल्स होती हैं उनमें पाई जाती हैं। ये जीवाणु वहाँ रहकर वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में फिक्स करती हैं, जिससे पौधे प्राप्त कर लेते हैं। यानी ये राइजोबियम क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण और भी जीवाणु होते हैं जिनका हम प्रयोग मिट्टी में कर सकते हैं। एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, ये सभी मृदा में नाइट्रोजन का अवयव बढ़ा देते हैं। माइकोराइजा एक कवक होता है जो पौधों की जड़ों में पाया जाता है और वहाँ पर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। बहुत से ऐसे साइनोबैक्टीरिया जैसे एजोला, नास्टाक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, ये सारे साइनोबैक्टीरिया भी मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसमें साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन प्राप्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से और स्टैटिन प्राप्त होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम मोनास्कस परप्यूरियस से। साइक्लोस्पोरिन होता क्या है? ये एक रसायन है जिसका प्रयोग प्रतिरक्षा निषेधात्मक के रूप में किया जाता है। प्रतिरक्षा निषेधात्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रतिरक्षा को कम करने के लिए। स्टैटिन एक पदार्थ है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिजैविक क्या है, इनका महत्व बताइए। प्रतिजैविक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक, आप सुने हो ना भैया कोई रोग गया एंटीबायोटिक ले लो सही हो जाएगा। एंटीबायोटिक का मतलब होता है ऐसे रसायन जिनका प्रयोग किसी जीवाणु को मारने या किसी कवक को मारने में प्रयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक कहलाते हैं। सबसे पहला एंटीबायोटिक खोजा गया था पेनिसिलिन। किसने खोला था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किस कवक से खोजा था? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। प्रतिजैविक दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति मतलब विरुद्ध, किसी के विरुद्ध। जैविक मतलब जीव, किसी जीव के विरुद्ध, हमारे विरुद्ध नहीं, हमको प्रभावित करने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध। दोनों को मिला के इसका उत्तर है जीवन के विरुद्ध, यानी उन सूक्ष्म जीवों के लिए जो रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य के संदर्भ में ये जीवन के खिलाफ ना होकर जीवन के प्रति माने जाते हैं। एक अच्छा प्रतिजैविक वह होता है जो पोषक को हानि नहीं पहुंचाता। जैसे हम अगर कोई एंटीबायोटिक खाते तो हमको मत हानि पहुंचाए, सिर्फ रोगाणुओं को मारे, उसे हम अच्छा प्रतिजैविक मानते हैं। और पोषक में जो आहार नाल के सूक्ष्म जीव हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते उनको भी ना मारे, ठीक है। प्रतिजैविक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है या अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मंद कर उन्हें मार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्लोनिंग संवाहक का नामांकित चित्र बनाइए। क्लोनिंग संवाहक यानी प्लाज्मिड वेक्टर का कौन सा? PBr322 का बना दीजिए। यहाँ पर आपको दर्शाना है रिंग, यहाँ पर दर्शाना है उसके कुछ प्रमुख स्थल। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एक प्लाज्मिड में क्या चाहिए? ओराई चाहिए, प्रतिकृति स्थल चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए जहाँ से वो प्रतिकृति कर सके। इस पर कम से कम एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, पहचान स्थल जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए। साथ ही इन पर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को वर्क करने का स्थान होना चाहिए। देखिए इतने सारे स्थान हैं। इक्वार1 काम कर सकता है, CLA फर्स्ट, हिंद थर्ड, बाम H1, साल1, PVU1, PSTL, PVU थर्ड सेकेंड, ये सभी इस पर वर्क कर सकते हैं। ये आपको पूरा फिगर बनाना है। नेक्स्ट देखिए, पारजीनी जंतु किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जिनके जीन को जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से रूपांतरित किया गया है पारजीनी जंतु कहलाते हैं। ऐसे जंतु जिनके DNA में पुनर्योगज DNA तकनीक के माध्यम से जीन प्रवेश करा दिया जाए अपने वांछित लक्षण को व्यक्त करने के लिए, ऐसे जंतुओं को पारजीनी जंतु कहते हैं। एक जीन जिसे एक कोशिका या जीव में प्रवेश कराया जाता है ट्रांसजीन कहलाता है। वह जीन जो हम किसी जीव में ट्रांसफर करते हैं वो ट्रांसजीन कहलाता है। जीव जो कि इस बाह्य जीन को धारण किया होता है पारजीनी या ट्रांसजीनिक जंतु कहलाता है। इन्हें आनुवंशिक रूपांतरित जीव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोपायरेसी क्या होता है? जैव चोरी। जैविक संसाधनों का किसी देश से उसके बिना अनुमति के प्रयोग करना, उगाना, बेचना जैविक चोरी कहलाता है। जैसे हमारे भारत देश में बासमती चावल बहुत वर्षों से उगाई जा रही है। अमेरिका के एक कंपनी राइसटेक नाम का, उसने बासमती को अपने यहाँ उगाया, टैक्समती के नाम से उसको पेटेंट करा लिया। वो कह रहे हैं कि ये बासमती नहीं है, टैक्समती है जो हमने विकसित किया है। तो भारत ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया।
तो यही जैविक चोरी कहलाता है। जब किसी जैविक चीज़ों का हम संसाधन का बिना राष्ट्र के अनुमति से ही हम प्रयोग कर लें, चोरी कर लें, तब उसे जैविक चोरी कहते हैं। किसी देश के जैविक संसाधनों, मुख्यतः पौधों, आनुवंशिक पदार्थों का किसी दूसरे देश के द्वारा बिना अनुमति के प्रयोग में लाना बायोपैरेसी कहलाता है। हमारे देश में प्राचीन ग्रंथों, लोक साहित्यों, काव्य में बासमती चावल का वर्णन है, जो इस तथ्य का प्रमाण करता है कि भारत में बासमती धान सदियों से उगाई जा रही है। भारत के उत्तरी हिमालय में किसानों द्वारा उगाया जाने वाला बासमती चावल सुगंध के लिए बहुत मशहूर है पूरे विश्व में। सन 1977 में एक अमेरिकी कंपनी जिसका नाम राइसटेक था, उसने बासमती को टैक्समती के नाम से पेटेंट करा लिया। इसे ही क्या कहते हैं? जैविक चोरी। जैव प्रौद्योगिकी का किसी के क्षेत्र में उपयोग बताइए। जैव प्रौद्योगिकी का किसी में क्या उपयोग है? कृषि में हम पौधों को उच्च गुणवत्ता वाला बनाएंगे, वे खुद को पीड़कों से बचा सकें, वे उच्च पैदावार वाले हों, वे जो वातावरण के अनेक कारकों जैसे सूखा, बाढ़, इन सब से लड़ सकने में सक्षम हों, आदि उद्देश्य के लिए हम कृषि में इसका प्रयोग करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का। देख लीजिए, अजैविक प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का विकास करना, यानी ऐसी फसलों का विकास करना जो सूखा, कोहरा, लवण, ताप इसको झेल सके। ऐसी पौधों का विकास करना जिन पर कोई पीड़क का प्रभाव ना पड़े, कोई कीड़े मकोड़े ना लगे, जैसे बीटी फसल हमने विकसित किया। उच्च पोषक गुणवत्ता वाली फसलों का विकास करेंगे जिसमें पोषक गुणवत्ता अधिक हो, विटामिन, खनिज, प्रोटीन अधिक हो। जैसे मैंने सुनहरा चावल का हम लोगों ने विकास किया, विटामिन ए उसमें बहुत पाया जाता है। औद्योगिक उत्पन्न करने वाले फसलों का विकास करेंगे, जैसे बायोडीजल, बायोप्लास्टिक उत्पन्न करने वाले फसलों का विकास। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। सहभोजिता, सहजीवन, सहोपकारिता, प्रतिस्पर्धा, परभक्षण, परजीविता। आइए देखते हैं सहभोजिता क्या है। कॉमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है? एक को लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ ना हानि, प्लस और जीरो का सिंबल बनेगा। जैसे आम के पेड़ पर उगने वाला आर्किड का पौधा, अब आर्किड का पौधा आम के पौधे पर उगेगा, उसको ऊपर तक चढ़ने में मदद मिलेगी, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, लेकिन आम को इससे कोई फायदा नहीं है। तुम चाहे उगो चाहे ना उगो, तो ये न्यूट्रल है, लेकिन ये पॉजिटिव में है। और दूसरा देखिए, वेल के पीठ पर आवास बनाने वाली बारनेकल मछलियां। अब बारनेकल को वेल से तो फायदा मिल रहा, वेल की सवारी कर रही है, बारनेकल वेल पर चिपक जाती है पेट पर, और जहाँ जहाँ वेल जाएगा ये भी मस्ती में अपना उसके साथ जाएंगे, लेकिन वेल को इससे कोई फायदा नहीं होता। तुम हमारे पीठ पे चिपको ना चिपको, तो इसको तो फायदा होता है लेकिन वेल को फायदा नहीं होता। तो ऐसे सहजीवन को, जब दो जीव साथ साथ रहते हैं, उनमें एक को लाभ और दूसरे को न लाभ ना हानि, ऐसे सहजीवन को सहभोजिता कहते हैं। एक और मवेशी पक्षी है बगुला, और उसके निकट चारण करने वाली जो सहचर जीव होते हैं। जैसे बगुला क्या करता है, गाय, भैंस या हिरन उनके पीछे पीछे लगा रहता है। गाय भैंस जैसे जैसे उसको उखाड़ेंगी ना, घास को खाएंगी, उखाड़ेंगी ना, तो उनके घास के उखाड़ने के दौरान केचुए एचुए भी निकल आते हैं। तो बगुला ताड़ में रहती हैं कि जैसे केचुआ निकले हबक लेंगी। तो बगुले को तो फायदा हो जाता है, उससे चारण करने वाले पशु को ना लाभ ना हानि। नेक्स्ट देखिए, सहोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म। ऐसा सहजीवन जिसमें दोनों जीव को एक दूसरे से लाभ होता है, सहोपकारिता कहलाता है, म्यूचुअलिज्म। जैसे लाइकेन। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। कवक और शैवाल एक दूसरे से साथ मिलकर जीवन व्यतीत करते हैं। कवक जल, खनिज, लवण की उपलब्धता कराते हैं, शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। दोनों साथ में सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, मर्द मेहरारू। नेक्स्ट देखिए, माइकोराइजा। माइकोराइजा भी क्या होता है? सहजीवन है, सहोपकारिता का ही उदाहरण है। माइकोराइजा कवक और पौधे के उच्च जड़ों के बीच में पाए जाने वाला सहसंबंध है, जिसमें यह कवक पौधों को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को पहुंचाता है और कवक को पौधे में रहने का स्थान मिलता है। अगला देखिए, खाद्य श्रृंखला क्या है? कुछ नहीं है। घास को खाता है खरगोश, खरगोश को खाता है सांप, सांप को खाता है बाज। यही कहलाता है खाद्य श्रृंखला।
यानी एक पारितंत्र में विभिन्न पोषी स्तर को दर्शाने वाला चेन उस पारितंत्र का खाद्य श्रृंखला कहलाता है। किसी भी पारितंत्र में हरे पादप सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा प्रयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। इसकी कुछ मात्रा संचित कर लेते हैं जिसे प्राथमिक उपभोक्ता उपभोग करते हैं। प्राथमिक को द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, द्वितीयक को तृतीयक उपभोक्ता खाता है। इस प्रकार से एक चेन बन जाता है जिसे क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब किसी भी पारितंत्र में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो केवल एक ही भोजन स्रोत पर अटका हो। सांप ऐसा नहीं है कि खरगोश को ही खाएंगे, घास को खाता है चूहा, सांप चूहे को भी खाएंगे। घास को खाता है बिल्ली, नहीं बिल्ली नहीं खाता, बिल्ली कहाँ खाता है घास घास को खाता है मान लो कोई और जीव, हिरन। तो देखो ये बाज है ना, बाज सांप को भी खा सकता है, बाज खरगोश को भी खा सकता है, बाज चूहे को भी खा सकता है, बाज हिरन के बच्चे को भी खा सकता है। तो ऐसे एक जाल बन जाता है जब हम किसी एक पोषी स्तर के विभिन्न उसके भोजन को दर्शाते हैं, तब एक जो जाल बनता है उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। ये नेक्स्ट आंसर है। खाद्य जाल क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं पारस्परिक रूप से संबंधित होकर एक जाल बनाती हैं जिसे खाद्य जाल कहते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि पारितंत्र में एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपभोग करता है। ठीक, जैसे घास के पारितंत्र में बाज पक्षी कीट को भी खाता है, मेंढक को भी खाता है, गिरगिट को भी खाता है। किसी एक ही पारितंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। जितनी अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होंगी उतना ही वो जटिल खाद्य जाल होगा, खाद्य जाल होगा। किसी भी पारितंत्र के लिए खाद्य जाल जितना अधिक जटिल और उलझा होगा वह पारितंत्र उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, स्थिर होगा, अस्थायी होगा, क्योंकि खाने का स्रोत ज़्यादा है ना, तो वो जीवित जीव वहाँ पर पाए जाएंगे। प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है? प्राथमिक उत्पादकता, पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, इसे प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। पौधों को कौन खाता है? शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव मांसाहारी जीव के लिए भोजन का काम करते हैं, वे द्वितीयक उत्पादकता कहलाते हैं। देखिए, हरे पौधे पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषित जीवाणु प्रकाश संश्लेषण रसायन संश्लेषण द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न की गई जैव मात्रा या कार्बन पदार्थ की मात्रा को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। और इसे हम व्यक्त करते हैं प्रति ग्राम स्क्वायर या प्रति किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर। द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं जब उपभोक्ता के स्तर पर हम नापते हैं, उपभोक्ता के स्तर पर जब हम कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को मापते हैं तब उसे हम द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। नेक्स्ट, फास्फोरस चक्र क्या है? मैंने बताया था, आज भी अगर हमारी पृथ्वी पर कोई तत्व पाया जाता है, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, तो क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये नष्ट नहीं होते, ये एक रूप से दूसरे रूप में जाते हैं, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे रूप में आते हैं, इनका चक्रण चलता रहता है। तो फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार कहाँ है? चट्टानों में। चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी बनती है, मृदा बनती है। तो फास्फोरस चट्टान से मृदा में गया, मृदा से फास्फोरस पेड़ पौधे उपयोग करते हैं, लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो मृदा से फास्फोरस कहाँ गया? पेड़ पौधों में गया। पेड़ पौधे गिरेंगे, जमीन पे आएंगे, उनका विघटन होगा, फिर से फास्फोरस मिट्टी में चला जाएगा। दूसरा, चट्टान से टूटने से फास्फोरस मिट्टी में आए, मिट्टी से पौधे ग्रहण किए, पौधों को जंतु ने खाया, जंतु मरा, तो उसके अपघटन से फास्फोरस फिर मृदा में चला गया। तो ये चक्र चलता रहता है, मृदा से जीवों में, जीवों से मृदा में आता रहता है फास्फोरस। इसी को कहते हैं फास्फोरस चक्र। फास्फोरस क्यों जरूरी है जीवों के लिए? क्योंकि फास्फोरस हमारे जीवों में बहुत सारे जैविक अणुओं को बनाता है। डीएनए, आरएनए का संगठक होता है, ऊर्जा अणु एटीपी का संगठक होता है। जहाँ पर भी फास्फोरस शब्द आ जाए, जैसे डीएनए किसका बना होता है? नाइट्रोजन 6 फास्फेट समूह, पेंटोस शर्करा, फास्फेट आ रहा है ना, तो फास्फोरस लगेगा। एटीपी एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, 3 फास्फेट है, फास्फोरस लगेगा। ठीक, तो ये होता फास्फोरस चक्र, इनके बारे में बता दिए, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर फिगर भी दिए हैं। ये चट्टानों के टूटने फूटने से फास्फोरस आता है मिट्टी में, मिट्टी का प्रयोग करते हैं पौधे, फास्फोरस का मिट्टी से लेते हैं पौधे, पौधे के मरने से फिर
फास्फोरस चला जाता है मिट्टी में, या इन पौधों को खाते हैं जंतु, तो जंतु के मरने से फिर फास्फोरस चला जाता है मिट्टी में। नेक्स्ट देखिए कार्बन चक्र क्या होता है। तो मैंने बताया वही चीज़ कि कार्बन का भी चक्र होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में पाए जाते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड का हम वायु के माध्यम से भी ग्रहण कर लेते हैं। हमारे शरीर में श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित भी होता रहता है, सांस के माध्यम से हम छोड़ भी देते हैं वापस। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से C6H12O6। पौधे को हम खाते हैं तो हमारे द्वारा वो C6H12O6 ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में चला जाता है। या पौधे को मरने के बाद उसके लकड़ी को जलाते हैं, जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो वापस चला जाता है। तो ये चक्र चलता रहता है, इसी को कार्बन चक्र कहते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, यहाँ पढ़ दिया क्या है। अब मेरे गले में दर्द हो रहा है तो मैं आप इतना ज़्यादा नहीं बताऊँगा, सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ समझाते चलूँगा, आप पढ़ना आपका काम होगा। 75 क्वेश्चन है, थोड़े और बचे हुए हैं। स्वास्थाने और बाह्य स्थाने संरक्षण में अंतर बताइए। स्वास्थाने संरक्षण क्या होता है? जब वन्य जीवों का उसके प्राकृतिक आवास में अगर हम उसका संरक्षण करते हैं, जैसे जंगल में पाया जा रहा है शेर, चीता, तो उनका वहीं पर हम अगर संरक्षण कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, तब उसे स्वास्थाने संरक्षण कहते हैं। स्वास्थाने संरक्षण के अंतर्गत क्या आते हैं? बड़े बड़े नेशनल पार्क्स आते हैं, वन्यजीव अभयारण्य आते हैं। देखिए नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन, ये सभी आते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स। तो इनमें हम जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही उनका संरक्षण करते हैं, उनके किसी भी स्थान को हम छेड़खानी नहीं करते हैं, प्राकृतिक जैसा है वैसा ही उसको बना रहने देते हैं। जब जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान से निकाल कर चिड़ियाघर में हम लाके उसका संरक्षण करते हैं, तब उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सितु कंजर्वेशन कहते हैं। जंगल से शेर को निकाल के चिड़ियाघर में ले आए, वहाँ पर उसका संरक्षण करें, तब इसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? जूलॉजिकल पार्क्स आते हैं, वनस्पति उद्यान यानी बॉटेनिकल गार्डन्स आते हैं, सफारी पार्क वगैरह आते हैं। पढ़ लीजिएगा। वन्य प्राणियों के विनाश के प्रमुख कारण क्या हैं? वन्य प्राणियों के विनाश का क्या प्रमुख कारण है? सबसे पहला कारण, उनकी आवास में कमी होती जा रही है, क्योंकि मनुष्य की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। मनुष्य को रहने के लिए जगह चाहिए, वो क्या जाने तुम जानवरों को रहने की जगह देगा। तो आवास में क्षति और विखंडन, मनुष्य अपने उपयोग के लिए डैम बनाता है, रेलगाड़ी रेल मार्ग बनाता है, वायु क्या कहते हैं, एयरपोर्ट बनाता है। तो इन सब को बनाने में जंगलों का प्रयोग, आवास में बढ़ोतरी करना, उससे जंगली जीवों को नुकसान पहुंचता है। वे क्योंकि जंगली जीवों को रहने के लिए बड़ा स्थान चाहिए, छोटे स्थान में वो नहीं रहते। वनोन्मूलन यानी डिफोरेस्टेशन, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, तो जंगलों की कटाई करोगे तो जानवर छिप नहीं पाएंगे, जिप नहीं पाएंगे तो वो जीना भी नहीं चाहेंगे, बहुत सारे रीज़न होंगे। प्रदूषण भी एक कारण है, विकासीय कार्य एक कारण है, स्वच्छता एक कारण है। अब स्वच्छता में क्या है? अगर आसपास आपके शहर में कोई जानवर मर गया तो उसे नगर पालिका को फ़ोन करके उठवा के भिजवा देते हो। तो चील, कौवा, इन सभी को खाने के लिए भोजन ही नहीं मिल रहा है, ये लोग क्या खाते हैं? मरे हुए जीवों को तो खाते हैं। इस वजह से आसपास के स्थानों पर चील गायब हैं, बाज गायब हैं। नेक्स्ट देखिए, सुपोषण क्या होता है? यूट्रोफिकेशन। सुपोषण का अर्थ होता है कि झील वगैरह में जब कुछ हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाए, जैसे उसके पानी में पोषक तत्वों यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सभी की सांद्रता सामान्य से अधिक हो जाए, तब उसे हम सुपोषण कहते हैं। इससे क्या होगा? जब इनकी मात्रा बढ़ेगी तो उसमें विभिन्न प्रकार के जलीय पौधों और जंतुओं की संख्या में असीमित वृद्धि होने लगेगी, और जब असीमित वृद्धि होगी तो ये जल का उपभोग भी बहुत तेजी से करेंगे, तो झील सूख जाने की पूरी संभावना होगी। इसी को कहते हैं सुपोषण। जैव आवर्धन किसे कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। तो जब जल में हानिकारक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाए, जैसे DDT वगैरह की मात्रा बढ़ जाए, जैव आनिमनीकरणीय पदार्थों की मात्रा बढ़ जाए, तब इसे जैव आवर्धन कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या है? वे गैस जो ऊष्मा शोषक होती हैं,
उन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 60% रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, मीथेन 20% रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड N2O 14% रिस्पॉन्सिबल होता है, CFC 6% रिस्पॉन्सिबल होता है। ये गैसें ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक उष्णता के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वैश्विक उष्णता के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दिन के जब सूर्य के प्रभाव से पृथ्वी गर्म होती है, रात्रि के समय ठंडा होना चाहती है, ऊष्मा पृथ्वी से अंतरिक्ष में चला जाता है। ये गैसें उस ऊष्मा को अवशोषित करके पुनः पृथ्वी पर ढकेल देती हैं, तो जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। ठीक है, सबका परसेंटेज याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड 60%, ये 20%, ये 14% और ये 6%। ओजोन परत के ह्रास को बताइए। ओजोन परत होता क्या है? हमारे समताप मंडल में ओजोन गैस की एक लेयर पाई जाती है जो सूर्य के प्रकाश में आने वाली यूवी रेज से हमें बचाती है, क्योंकि सूर्य से आने वाला जो यूवी रेज है उससे स्किन कैंसर और कैटरैक्ट, मोतियाबिंद आदि का खतरा होता है। उससे बचाने का काम ओजोन परत करती है। अब ओजोन भी कुछ गैसों के कारण नष्ट होती जा रही हैं। उसमें सबसे प्रमुख कारण CFC का है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन एटम रिलीज करता है। देखिए, ओजोन गैस का फॉर्मूला है O3। ये किससे बनता है? ऑक्सीजन को और एक नॉइसेंट ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अब जो ऑक्सीजन होता है वो यूवी रेज के प्रेजेंस में नैसेंट ऑक्सीजन में टूटता रहता है। ये एक प्रक्रिया समताप मंडल में चलती रहती है। नैसेंट ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन गैस से जुड़कर ओजोन बना लेती है। ये ओजोन का बनना बिगड़ना चलता रहता है। अब ये ओजोन भी टूट जाता है इसमें, तो ये होता रहता है, बनना बिगड़ना चलता रहता है समताप मंडल में। लेकिन जब ये O3 इसमें ब्रेक करता है तब क्लोरीन जो है वो इससे जुड़कर ClO बना लेता है। और अब देखिए, ये ऑक्सीजन तो गया ना, अब नैसेंट ऑक्सीजन चला गया, अब तो सिर्फ ऑक्सीजन ही बनेगा, वापस ओजोन बन नहीं पाएगा। तो इससे ओजोन नहीं बन पाता और ओजोन का क्षरण होने लगता है, ह्रास होने लगता है, कमी होने लगता है, जिसे ओजोन होल या ओजोन छिद्र कहते हैं, जो अंटार्कटिका में बहुत बड़ी मात्रा में हो चुकी है। नेक्स्ट, जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सूक्ष्म जीवों को नदी नालों गंदे पानी में ऑर्गेनिक पदार्थ जो उपस्थित होते हैं उनको अपघटित कर अकार्बनिक पदार्थ में बदलने के लिए जितने भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है वायवीय श्वसन के दौरान, उसी को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रयोग की गई ऑक्सीजन की कुल मात्रा को जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा क्या है? कुछ गैसें जैसे सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये जीवाश्मी ईंधनों जैसे पेट्रोल डीजल के जलने से निकलती रहती हैं, वातावरण में पहुंचती हैं। वातावरण में ये गैसें जो वर्षा जल है उनके साथ रिएक्ट करके एसिड बना लेती हैं, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, तो ये अम्ल के रूप में बरसने लगती हैं। तो इससे बहुत प्रभाव पड़ते हैं। जैसे जो संगमरमर हैं वो पीले पड़ जाते हैं, ताजमहल का पीला पड़ना उसी का उदाहरण है अम्ल वर्षा के कारण। स्किन पे इरिटेशन भी होने लगती हैं, इतना ज़्यादा नहीं कि आप परेशान हो जाओ, तो वो अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा का pH जरूर याद रखिएगा। सामान्य वर्षा का pH 5 से 6 होता है, अम्ल वर्षा का 3 से 4.5 के मध्य होता है। चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन वनों की कटाई से संबंधित है। उत्तराखंड का एक क्षेत्र था जहाँ पर गढ़वाल नाम का क्षेत्र था, हिमालय का था। शुरुआत तो हुआ था चिपको आंदोलन उत्तराखंड में, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा जो थे उन्होंने चिपको आंदोलन को हिमालय के गढ़वाल से शुरू किया था। इसकी कहानी बहुत पुरानी है। उत्तराखंड में एक राजा हुआ करते थे और बिश्नोई नाम की एक महिला थी। राजा का आदेश था कि जंगल को काट के वहाँ पर हमारा महल बनाया जाए। बिश्नोई का परिवार उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि जंगल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे वातावरण शुद्ध रहता है और हम इसे काटने नहीं देंगे। वे बिश्नोई परिवार और साथ में जितने भी गांव के लोग थे वहाँ के सभी पेड़ों से चिपक गए, कहें कि अगर पेड़ को काटना है तो उससे पहले हमें काटो।
राजा क्रूर था, उसने आदेश भी दे दिया काट डालो। पेड़ के साथ साथ वहाँ के जितने भी लोग थे ग्रामीणों को काट डाला गया। वहाँ से वो चीज़ें फेमस हुई। सुंदरलाल बहुगुणा भी इससे काफ़ी प्रभावित हुए। हिमालय में फिर से यह प्रयास किया गया सरकार के माध्यम से जंगलों की कटाई करने के लिए। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। वहाँ के स्थानिक लोगों के साथ मिलकर पेड़ों से चिपक कर उन्होंने आदेश जारी किया कि अगर पेड़ों को काटना है तो हमें काटो पहले। सरकार थी डरी और उसने मूवमेंट पर ध्यान दिया और फिर इसने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई और डिफॉरेस्टेशन को बंद किया। बस ये था आपका 75 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों का सीरीज। बताइएगा कि कैसा लगा। मैंने इस पर बहुत मेहनत की है और आप देख ही रहे हो 1.5-2 घंटे से मैं हालत मेरी ख़राब हो चुकी है बोलते बोलते कंटिन्यू। लेकिन मेरा ये पूरा प्रयास है कि आपके एग्ज़ाम तक मैं इतनी आपकी ज़बरदस्त तैयारी करा दूँ कि आप पूरे पूरे मार्क्स लाओ, कहीं से कटे ना। मैं ये पूरा कोशिश करूँगा। अभी इसके बाद बचेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी बनाने की, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम कल से ही शुरू होने वाला है और ये 4 दिन का पेपर है मेरा, मतलब अल्टरनेट डे पे है और 24 तक मैं खाली हो जाऊँगा। 24 जनवरी तक हो सकता है कि वीडियो कम आए, लेकिन 24 के बाद फिर वही स्पीड में पकड़ूँगा। मेरा एग्ज़ाम हो जाए फिर मैं आप लोग की तैयारी पूरी करा दूँगा। आपका फरवरी में एग्ज़ाम है, सभी बोर्ड का लगभग फरवरी में सुनना एग्ज़ाम है। अब निश्चिंत रहिए, तैयारी करने की जिम्मेदारी मेरी। क्वेश्चन का सीरीज हो जाए, उसके बाद जो चैप्टर आपके इकोलॉजी के बचे हैं 13, 14, 15, 16 उसको भी कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल के बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।